फर्स्ट टॉपिक है बुलेट ट्रेन। 10 साल से देख रहे हैं हम लोग बुलेट ट्रेन, तो आज है कि मोदी जी का है कि कैसे भी ट्रेन चलवा दें। तो दैट इज द उसके लिए अपने फिनेंस मिनिस्टर जापान गए हैं, उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस है। वी विल स्टडी आफ्टर दैट वी विल स्टडी दैट द ये जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे भी आता है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ दैट। ओके, then we will see that the Supreme Court reopens IIT door to the daily wages son। उनके पास पैसा नहीं था, एक वर्कर्स हैं उनके बच्चे का आईआईटी में हो गया है, अब उनके पास डेली पे आपको 500 रुपये कमा के उसमें से बचाना होता है, तो 17,000 नहीं था, इतना नहीं था देने के लिए, तो एडमिशन क्लोज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे ये बच्चा तो बहुत मतलब मेहनती है, इसको तो देना चाहिए, तो थोड़ा सा रूल चेंज करके एडमिशन हुआ। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको एथिक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि एक काफ़ी अच्छा एनेक्डोट्स है, तो दैट यू कैन यूज। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द व्हेन जग्गी वासुदेव डॉटर्स इज मैरिड। आप ये जो काफ़ी फेमस हो रहे हैं, क्या नाम है इनका, जो बड़ा वाला शिव की मूर्ति भी बनवाए हैं, जग्गी वासुदेव, सदगुरु नाम से फेमस है ना आजकल। हमेशा कोई ना कोई बाबा फेमस हो ही जाते हैं, तो आजकल ये फेमस हो गए। अब ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया छोड़ छाड़ के आके हमारे आश्रम में रहो। ठीक है, तो अब इनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अपनी बेटियों का तो शादी कर दिया, बढ़िया, वो सब रह रहे हैं, और दूसरे के लोगों को, बच्चों को आप कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के आके घर में रहो। तो उसी पे ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल पावर का यूज किया है। हैबियस कॉर्पस एक रीट पिटीशन होता है फंडामेंटल राइट्स के अंडर में, तो उसका यूज करके इन्होंने इनको क्वेश्चन किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पॉलिटी में भी काम आएगा, एथिक्स में भी काम आएगा, क्योंकि आजकल गॉडमैन राइज करते रहते हैं, इवॉल्व। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द वेस्टर्न घाट का नोटिफिकेशन है। वेस्टर्न घाट पे 2 रिपोर्ट है, एक गाडगिल रिपोर्ट है, एक कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है। दोनों ने कहा कि वेस्टर्न घाट को किस लेवल तक डिस्टर्ब किया जाए, अगर वहाँ पे माइनिंग करना है, इंडस्ट्री करना है, एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि वेस्टर्न घाट पूरा ही काफ़ी ग्रीन है, फॉरेस्टेड है, बहुत ही अभी भी नेचुरल वे में, अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। केरला के कई पार्ट तो ऐसे हैं कि अभी तक ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है, जैसे साइलेंट वैली का एरिया है, तो उस पर है कि अब वहाँ के भी स्टेट चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तभी तो माइनिंग होगी, तभी तो पैसे होंगे, तभी तो आगे का इंडस्ट्रियल वर्क होगा। तो उसको लेके हमेशा डिबेट रहता है, हमेशा टसल रहता है, इन्वायरमेंट वर्सेस द डेवलपमेंट का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको लेके है। कस्तूरी रंगन का जो उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव एरिया है, उसको हटाने की कई स्टेट्स बात कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दैट द मणिपुर गवर्नमेंट में अभी उस वहां पे आसपा लगा है। तो आसपा एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे, व्हाट इज दिस आसपा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो वो अभी मणिपुर में भी है, हर 6 महीने पे रिव्यू होता है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, कि उसको रिपील किया जाए, हटा दिया जाए। तो उस पे है कि मणिपुर ने फिर से उसको आगे बढ़ा दिया है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द जो अभी हम पढ़ रहे थे ना वो तिरुपति का लड्डू में, तो अभी भी डिबेट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने कहा था कि इसमें फॉरेन फैट का यूज है, जो काऊ का यूज हो रहा है, फैट का, जो पिग का यूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जब प्रूफ नहीं था तो बोलने की क्या जरूरत है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, पहले हो जाता तब बोलते। आप अंदाजिया बेसिस पे तो नहीं बोल सकते ना, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आपको लोग सुनते हैं, आम जनता जैसे थोड़ी पान की दुकान पे कोई भी बोल रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बोलेगा तो लोग बिलीव करेंगे ना। तो उसी पे उनको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, ये सिर्फ है कि फॉरेन फैट में क्या क्या यूज होता है, दैट वी विल सी। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द नीति आयोग का सीईओ कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रो हुआ है, उसमें जॉब्स बढ़े हैं। तो बड़ा टसल है, इन्हीं का एक डिपार्टमेंट है लेबर फोर्स का जो सर्वे होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स, उन्होंने कहा कि जॉब घटे हैं, नीति आयोग कह रही है जॉब बढ़े हैं। तो ये लोग आपस में ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि जॉब बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ग्रोथ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, देयर इज द डिबेट। ओके, देन वी विल सी दैट द एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा है कि जैसे सन होता है ना, जितने भी स्टार होते हैं, जैसे हमारा सन स्टार है, ऐसे जितने भी स्टार होते हैं उनकी लाइफ होती है। जैसे हमारा होता है ना, हम बर्थ लेते हैं, फिर हम यंग यूथ फेज में जाते हैं, फिर हम ओल्ड होते हैं, फिर डाई करते हैं। जितने भी स्टार हैं उनका भी बर्थ होता है, वो अपने मैक्सिमम पीरियड में होते हैं, फिर उनका डेथ होता है। ठीक है, तो यही है कि डिबेट हमेशा चलता है कि अगर सन का डेथ हो गया तो अर्थ का क्या होगा, सन में जाके अंदर ब्लास्ट हो जाएगा कि तब भी अपना रोटेट करेगा, कभी ना कभी तो होगा ना। सन जैसे स्टार्स पैदा होते हैं और फिर डाई होते हैं, तो एक दिन अपना सन भी तो डेथ होगा, अभी तो यंग एज में है, तो उसी पे काफी अच्छा है। अभी तक लगता था कि जब सन डेथ करेगा
तो जो अर्थ है उसमें घुस जाएगा, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अभी है कि एक अर्थ के जैसा ही प्लेनेट यूनिवर्स में मिला है जिसका कुछ अभी हमें इंफॉर्मेशन आ रहा है कि वो ब्लास्ट नहीं किया है, वो अभी भी रोटेट कर रहा है। क्योंकि वो जब सन डाई करता है तो एक डॉर्फ प्लैनेट बनता है, और यही दिक्कत होगी कि जितना भी जो अर्थ का होगा फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि सन जो सोर्स है एनर्जी का वो नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे चीजें ठंडी होंगी और एक ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि सब आइसी कंडीशन हो जाएगा। यही है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट हैविंग द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे है ना कि कुछ चीजें गवर्नमेंट अपने लिए अभी तक बचा के रखी थी, रिजर्व था। जैसे रेलवे था, रेलवे को भी धीरे धीरे, पहले बहुत कुछ था, पहले तो जो हम जितने भी पटाखे बनते हैं या जितने भी तंबाकू बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज स्पेस में था, सब कुछ गवर्नमेंट ही करती थी। लेकिन धीरे धीरे हम प्राइवेटाइज किए। स्टार्टिंग में तो हम ब्रेड तक गवर्नमेंट बनाती थी, स्कूटर बनाती थी, कार बनाती थी, एम्बेसडर कार गवर्नमेंट के द्वारा ही बनते थे। तो धीरे धीरे हमने प्राइवेटाइज किया। दो चीजें बची हैं अभी, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। तो उसमें भी इस साल के बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जिक्र किया है कि स्मॉल स्केल पे जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे। ठीक है, तो इस पे है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट स्टडी बट द स्लो। जो मून मिशन को लेके है कि इंडिया का बहुत एलिट सेक्शन में आ गया, बहुत कम देश हैं जो मून पे अपना मिशन भेजे हैं, इंडिया ने भी भेजा है। लेकिन थोड़ा सा इस पे आज एनालिसिस है कि कैसे हमारा जो मिशन है यूएस के मिशन से, चाइना के मिशन से या यूरोपियन कंट्रीज के मिशन से कैसे डिफरेंट है, हम कैसे अलग है, वो कैसे अलग है। तो थोड़ा सा उसको हम एनालिसिस करेंगे। दीज आर द एरिया दैट वी विल डिस्कस वन बाई वन। ओके, फर्स्ट न्यूज। ठीक है, तो पहला न्यूज सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि कीप गॉड्स अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट टेल्स टू द नायडू, चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, उनसे बोला है। ठीक है, बोला कि जब तक प्रूफ नहीं था बोलने की क्या जरूरत थी। और ऑलरेडी हम उस दिन पढ़ रहे थे, वी सॉ दैट द व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द, उसको मेजर करने का कि उसमें कौन से केमिकल है, उसमें एस फैक्टर होता है। प्रसाद वाला उसी पे है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, चंद्रबाबू नायडू ने ही पहली बार बोला था कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो जानबूझ के ये करवाती थी। जो जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट थी, पहले हटी ना, जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट, अभी चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट है विद द अलायंस विद द बीजेपी, इन दोनों लोगों का है। तो वहां पे यही था कि ये उनको वो एलिज कर रहे थे कि सारा जो है आप लोग जानबूझ के करवाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जब आपके पास फैक्ट नहीं था, बात बात में थोड़ी कह सकते थे। क्योंकि चीजें इससे स्टार्ट हुई कि कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि जो लड्डू है उसका टेस्ट बदल गया है। तो उसी पे धीरे धीरे है तो अफवाह फैलते जाता है। अफवाह फैल के किस लेवल पे चला जाता है पता नहीं, लेकिन अफवाह फैलता है आम जनता तक रहे तो ठीक है। लेकिन चीफ मिनिस्टर उसको बिना प्रूफ के बोलने लगे तो दिक्कत है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं। जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ा पोस्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद मेंशन किया है। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप बोलते हैं तो आप, क्योंकि लोग आपका सुनते हैं, अगर आप बोलेंगे तो लाखों लोग सुनेंगे, करोड़ों लोग सुनेंगे, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होता है। आप आम जनता के जैसे कुछ भी हवाई नहीं बोल सकते हैं जब तक आपके पास प्रूफ नहीं हो। तो यही चीजें हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। फिर यहाँ पे है कि आपस में लड़ रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट में है, जो अपोजिशन में है, वो कह रहे हैं। तो उन्होंने, स्टेट की गवर्नमेंट ने एक एसआईटी बना के रखा है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अरे अगर खुद इन्वेस्टिगेट कराएंगे, खुद आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हीं के पक्ष में देगा ना जो इन्वेस्टिगेशन आएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में एक सेंट्रल कोई एजेंसी इंडिपेंडेंट चेक करे। तो उस पर भी लेके अभी इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगा है। तो हो सकता है 2-3 दिन में ओपिनियन आए तो हम देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट जो हुआ था, इंडिपेंडेंट टेस्ट अलग अलग लोग दे रहे थे। जैसे प्रॉपर अभी एसआईटी का रिपोर्ट नहीं आया है। कुछ कुछ एजेंसी ने कहा था कि हो सकता है इसमें, ठीक है, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आया। ओवरऑल फाइनल जो रिपोर्ट है वो नहीं आया। तो उसी को लेके है कि इनसे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये कराएंगे तो प्रूफ कर ही देंगे कि है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द कोर सेक्टर। कोर सेक्टर हम लोग कई बार क्लास में डिस्कस किए हैं। जैसे हमारा टोटल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें नियर अबाउट 500 प्रोडक्ट हैं। जैसे होता है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सब कुछ हो सकता है ना, जैसे ये चेयर हुआ, ये ग्लास हुआ, वो आयरन का शटर हुआ, होगा ना, सीमेंट से बना हुआ ईंट है, ये हुआ, जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है, फैन का जो उसमें जो भी लगे होंगे डिफरेंट ट्रांजिस्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्विच, सब होगा। तो उसमें कुछ ऐसे 8 एरिया हैं
जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है जिससे हम ग्रोथ को मेजर करते हैं, उसमें से 8 एरिया है जिसको हम कोर सेक्टर कहते हैं। वो सिर्फ 8 मिलके, टोटल 500 मिलके 100% है, लेकिन 8 जो कोर सेक्टर है उनको मिला के 40% आउट ऑफ 100 आइटम्स हो जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल है, कोल है, ठीक है। एक नहीं, नवरत्न वाले तो अलग कॉन्सेप्ट है, दे आर द नवरत्न तो कंपनीज होती हैं पब्लिक सेक्टर की, तो वो अलग कंपनी है। लेकिन यहाँ पे सेक्टर है, कोल को कई कंपनियां प्रोड्यूस करती होंगी ना। जैसे आप जो कह रहे हैं नवरत्न वाली, वो तो पर्टिकुलर एक बड़ी कंपनी होती है, उसको नवरत्न में कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है। ये एक सेक्टर है, जैसे कोल जितना भी प्रोडक्शन होता है तो एक जगह एक सेक्टर हो गया, स्टील का एक अलग सेक्टर हो गया, सीमेंट का एक अलग सेक्टर हो गया। तो ये जो 8 सेक्टर है वो 40% अमाउंट है। टोटल जो 100% हमारा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है, सिर्फ ये 40% है, मेजर रोल है। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड क्रूड ऑयल। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे, रिफाइनरी और क्रूड तो एक ही जैसे दिख रहा है। रिफाइनरी में ये होता है जब क्रूड को प्रोसेस करके बना देते हैं ना, जैसे मोबिल आपने बना दिया, आप गाड़ी में डालते हैं ना, जो और भी जितनी भी चीजें बनती हैं प्रोसेस करके, दे आर द रिफाइनरी प्रोडक्ट। लेकिन क्रूड जो होता है रॉ फॉर्म में होता है, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग डिफरेंट तरीके का यूज करते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल का यूज होता है जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं एज ए फ्यूल। तो सबसे ज्यादा रिफाइनरी है, दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, तीसरे पे स्टील है, लास्ट वाले में है फर्टिलाइजर, सबसे लास्ट में, उसके ऊपर सीमेंट है, ठीक है ना। इनका है कि ये ओवरऑल 40% में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। क्लियर हो रही है ये चीजें। अभी देखा गया कि कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ जो है उस लो होते जा रहा है, स्लाइडिंग कर रही है सब में। तो ये है कि 13 मंथ में अभी तक का सबसे जो पिछले मंथ का है, दैट इज द मिनिमम। सिर्फ हमको ये जानना है कि ये 8 कोर सेक्टर क्या है, कई बार यूपीएससी पूछा है प्रीलिम्स में। और 8 में सबसे टॉप पे 2-3 कौन है? सबसे पहले तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हर जगह वही दिखता है। पॉलीथीन भी आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट से ही तो बनता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो आपके ये जब चेयर पे आप बैठे हैं, ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का ही आउटपुट है। तो ये होता है, सेकंड पे इलेक्ट्रिसिटी होगा, थर्ड पे स्टील होगा, टॉप 3 में ये है। सबसे लास्ट में फर्टिलाइजर एंड सीमेंट है। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, एंड लास्ट वाला आप लिख लीजिए सीमेंट है, और सबसे लास्ट में फर्टिलाइजर्स है, ओके। सबसे, हाँ, सेकेंड लास्ट सीमेंट है। इसका कंटिन्यूसली रिड्यूस हुआ है जो प्रोडक्शन है, तो उसको लेके कॉन्सर्न है। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज ऑन द दिस पिक्चर्स दिया हुआ है, और ये दिखा है कि पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द काजीरंगा में अब विजिटर्स जाने स्टार्ट होंगे। ओपन किया है उनके लिए, अब फेस्टिव सीजन टाइप का वो लोग मनाते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। तो आपको ये पता रखना है कि टोटल असम में नंबर ऑफ जो नेशनल पार्क हैं 7 है। एक बार मैप में हम लोग लोकेट कर ले कौन कौन सा है मेन नेशनल पार्क। सबसे अरुणाचल प्रदेश से जो टच होता है, डिब्रू सैखोवा है नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई है, फिर यहाँ पे देखिए जो नामेरी है, ओके। काजीरंगा तो फेमस है, ये तो सबको पता है। ओरंग बहुत फेमस है, ये पता होगा। मानस फेमस है, ये पता है। रैमोना जो अभी न्यूली डिक्लेयर हुआ है नेशनल पार्क में, ठीक है। 7 है। जो रिसेंट में जो हुआ है दिहिंग पटकई, 2021 में इसको नेशनल पार्क नोटिफाइड किया है, और उसके पहले रैमोना किया है 2021 में, इन दोनों को किया है। सैखोवा अरुणाचल वाले बॉर्डर पे है, ऊपर बॉर्डर भी लोकेट कीजिएगा, अरुणाचल वाले बॉर्डर से ही मेन है। नीचे काजीरंगा है एंड मानस है। मानस रिवर भी बहुत फेमस है। नेशनल पार्क्स जैसे होता है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्शन होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ कुछ अलाउ भी कर देते हैं, एग्रीकल्चर और थोड़ा मोर लेवल पे कुछ शॉप वॉप खोलने का अलाउ कर देते हैं। नेशनल पार्क में एकदम टोटली बैन होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क।
हाँ 7 असम में, क्योंकि असम का डेंस पॉपुलेटेड है ना, फॉरेस्टेड एरिया है। जो पॉपुलेशन में यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं कह रहा हूँ, जो एनिमल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज का पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, वो आसाम में ज़्यादा है। दिहिंग पटका ये है जो रिसेंट का है, रिसेंट का जो सबसे है, दिहिंग को नोटिफाइड किया 2021 में, उसके पहले रैमोना को किया है। सिर्फ आपके दिमाग में पिक्चर होना चाहिए, ताकि कभी मैच कराए कि असम में, यूपी में, बिहार में है, तो वो चीजें मैच हो जाती हैं धीरे धीरे करते करते। रिपीटेड होगा तो नेचुरल रूप से याद होगा, जब बार बार हम लोग लोकेट करेंगे। काजीरंगा, ओरंग, मानस, ये सब बहुत फेमस है। आपको दिक्कत होगी तो नमेरी में होगी, ये इसका नाम बहुत कम आता है। रैमोना का नाम बहुत कम आता है, इन सब में दिक्कत होगी। सैकवा बहुत है, इसका नाम आता रहता है। दिहिंग पटकई का भी आता रहता है, ठीक है। वन हॉर्न राइनोज के लिए ये एरिया फेमस है। वन हॉर्न राइनोज है वो केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये ढक गया है इससे थोड़ा सा। इसके ये वाला एरिया है ना, वन हॉर्न राइनोज है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और थोड़ा सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले एरिया में है। तो दिस इज द नेटिव टू इंडिया। जैसे टू हॉर्न वाले तो क्रॉस द वर्ल्ड पाए जाते हैं, आपको अफ्रीका में भी मिलेगा और भी कंट्री में मिलेगा, लेकिन जो वन हॉर्न राइनो है वो स्पेसिफिक टू द इंडियन कॉन्टिनेंट है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, केवल इंडिया में ही नहीं है, थोड़े बहुत पाकिस्तान वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, नेपाल में भी पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत भूटान में। क्योंकि देखिए, हम बॉर्डर से चीजों को बांट सकते हैं, लेकिन जंगल और नेचर को नहीं बांट सकते, अभी भी वो फैले हैं। जो कुछ जंगल आपके इंडिया में होंगे तो नेपाल वाले बॉर्डर में उस तरफ भी जाएंगे, और वो भूटान वाले बॉर्डर में भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द हमारा जो बुलेट ट्रेन का जो अभी तक हर्डल है। मोदी जी का पेट प्लान था कि बुलेट ट्रेन हम बनाएं, और जो पहला बुलेट ट्रेन हम बनाने वाले थे, मुंबई और अहमदाबाद को हम कनेक्ट कर रहे थे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको सिर्फ 3 घंटे में हम कंप्लीट करने वाले थे। ओके, लेकिन ये दिक्कत है कि इसमें पहला अड़चन ये था कि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो इसके लिए हम जापान से करे थे, अपना एग्रीमेंट था, और इन्वेस्टमेंट भी जापान ही कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो बोल रहा है कि आप जितना भी चीजें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो भी आपका टेक्नोलॉजी और जितने भी पुर्जे लगेंगे टेक्निकल, वो हमसे खरीदिए, हमारे ही जितने भी कंपनी है उन्हीं से खरीदिए। तो इसको लेके थोड़ा सा है कि इंडिया कह रहा था कि हम कहीं और से भी खरीदने का होना चाहिए ना छूट। अगर आप पैसे दे रहे हैं, जैसे आप किसी दुकानदार से जाए और वो कहे कि आपको मैं कुछ पैसे बाहर करना है, लेकिन वो कहेगा कि सारा सामान मुझसे ही खरीदना है, तो दिक्कत आ जाती है ना, क्योंकि आपके नीड कहीं और से भी होता है। लेकिन अब ये भी दिक्कत होती है कि सिर्फ वही दुकानदार कितने में भी बेचेगा। अब जब आप प्रॉमिस कर लेते हैं एग्रीमेंट के अंदर में, तो आपका हाथ बच जाएगा ना। तो वही अभी तक इस पे लेके ये प्रोग्रेस में नहीं था। कुछ चीजें बनी हैं, जैसे ये सब चीजें हैं, जैसे उन्होंने स्लेब रख दिया है, लेकिन आगे की जो ट्रेन डेवलपमेंट में है ये चीजें हैं, ये सब चीजें उन्होंने रख दिया है। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सा काम है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी ये डीले में हो रहा था। 2023 में हमने सोचा था पहली बार हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी जो एम बना रहे हैं 2026 में हमें लग रहा है कि ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक दूसरी चीज ये है कि जब आपका चीजें डीले होती हैं, आप जैसे मकान बना रहे होते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा डीले होता है, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ओवरऑल लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, बाद में चीजें रेट भी बढ़ती हैं और चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है। एक अगर गो में बना दें तो एक के बाद एक होते रहता है। जैसे आपने छत बना के छोड़ दिया, तो बाद में आप जब दोबारा उसको कराएंगे सीमेंट या कुछ भी, तो उसमें अलग से आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। जो ऊपर से आपके लेयर्स लगेंगे उसको हटवाना पड़ेगा, उसमें सही से इफेक्टिव भी नहीं होता है, कॉस्ट रन ज्यादा हो जाता है। इसका इश्यू यहाँ पे आ रहा है। जो स्पीड होगी ट्रेन की नियर अबाउट 320 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड से हम चलाएंगे, तो इस हिसाब से तो लखनऊ हम लोग पहुंच सकते हैं किलोमीटर। लखनऊ हम लोग पहुंच जाएंगे 40 मिनट में, लखनऊ से जाके आ सकते हैं सुबह शाम। ओके, आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में चला दिया जाए तो 5-10 मिनट में आ जाएंगे। ये देवरिया से आ जाएंगी 4-5 मिनट में, ये अपने संत कबीर नगर से आ जाएंगे 5-10 मिनट में। दैट विल बी द कंडीशन अगर चल जाए तो। ओके, अच्छा, सहजनवा से तब तो और कम लगेगा, मुश्किल से लगेगा 2-3 मिनट। ओके, दैट विल बी द कंडीशन अगर ऐसे चल जाए। लेकिन ये है कि कॉस्ट, हाँ ये तो है। आप
ये बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हालत ये है कि एक बारिश 2-3 दिन आ गई थी तो क्लास बंद करना पड़ा, सब जगह पानी लगा था। मैं खुद ही रोड पे निकला तो मेरे सामने इतना था कि मुझे लगा मैं कैसे जाऊंगा। मेरे घर के सामने कम करीब घुटने से ज्यादा का पानी लगा हुआ था। तो हमने कहा नहीं ये नहीं कर सकते, अभी स्मार्ट सिटी बन जाए तब हम देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओके। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ओपन्स आईआईटी डोर्स। तो इन्होंने एक बच्चे का था, वो काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको यूज कर सकते हैं इनटू द एथिक्स में। काफी अच्छा एग्जांपल है। ऐसे में आप कभी भी ऐसी चीजें हो तो कि ऐसा आता है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ कोटेशन लिख के ऐसे दे दिया। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि डेली वेज लेबर थे, उनके बच्चे ने निकाल लिया। वो भी आजकल इतने बड़े बड़े लोगों के कोटा दिल्ली कहाँ कहाँ जाके भी नहीं निकाल पाते हैं। दैट इज द केस जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है अंडर आर्टिकल 142। तो 142 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर निकाल सकता है और वो इम्प्लीमेंट इन्फोर्स करना पड़ेगा अक्रॉस द इंडिया। और ये जो पावर सुप्रीम कोर्ट को वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग कोर्ट बना देता है। जैसे यहाँ पे 142 में यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन मे पास एनी डिक्री। डिक्री का मतलब होता है एक तरीके का आर्डर, जो लीगल टर्म में हम कहते हैं द डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इट इज नेसेसरी टू डू द कंप्लीट जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई केस लेके जाए। सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि इसको लगेगा कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है। और दिस मैटर पेंडिंग बिफोर इसके पास अगर मैटर पेंडिंग हो, मतलब मैं लेके जाऊं कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन अगर मैं लेके नहीं भी जाऊं, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं समाज में इनजस्टिस हो रहा है, उसके नजर में चीजें आ गई, तो वो खुद ऑर्डर डिक्री पास कर सकता है। तो ये किसी भी एरिया में। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट लिखा है ना, लेकिन कभी भी पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करता है। इंटरफेयर करेगा तो कहेगा सुप्रीम कोर्ट खुद ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता उस लॉ को कि हमारे साथ आप इंटरफेयर करते हैं। तो इस जो यहाँ पे लिख दिया है ना, कैन पास द एनी ऑर्डर, इसी के कारण ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कोर्ट बन जाता है, क्योंकि अब इन्फोर्स करना ही पड़ेगा जब ऑर्डर दे दिया तो। ओके लेकिन यहाँ पे है दे आर अंडर द पार्लियामेंट्री लॉ। लेकिन पार्लियामेंट कभी ऐसा लॉ नहीं बनाती कि सुप्रीम कोर्ट को कहे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते मोस्टली। ओके तो 142 आप याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट प्रोवाइड द मेक द सुप्रीम कोर्ट वेरी पावरफुल। इसी आर्टिकल के कारण सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि ये ओवर रीच करने लगते हैं। जो एग्जीक्यूटिव का पावर होता है, जैसे होता है ना, जो मिनिस्टर लोगों को लगते हैं कहने कि अरे ये करो वो करो, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत स्ट्रांग माना जाता है। वो मिनिस्टर को भी कुछ नहीं समझते हैं, उनको डांटते उठते रहते हैं बुला के। आप देखिएगा जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उनको भी डांटते हैं, अभी इसी में है कई, आप आगे देखिएगा। तो पहले माना जाता था कि वैसे अभी भी है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट सबसे स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन ड्यू टू द आर्टिकल 142 इंडिया का भी सुप्रीम कोर्ट काफी मतलब माना जाता है कि कभी कभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट या उससे भी ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज फ्रॉम द, अच्छा जो अभी खासकर काफी न्यूज में रह रहा है, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स है। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको लोकल भाषा में उनका जो नाम है महायुति है, जो शिवसेना है, शिंदे वाला फैक्शन एंड बीजेपी है एंड अजीत पवार मिलकर बना है। और जो अपोजिशन है महाविकास अघाड़ी है। तो पीसीएस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। महाविकास अघाड़ी अपोजिशन में है और जो वहां पे पावर में है दैट इज द महायुति। महायुति यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार और कर देता हूँ। ये सब महाराष्ट्र का लोकल महायुति, MAHAYUTI। महाविकास अघाड़ी AGHADI यहाँ पे है, ये अपोजिशन का है, महाविकास अघाड़ी। इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकाला है कि जो लोकल इंडिजीनियस काउ ब्रीड है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि राजमाता गो माता इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, राजमाता गो माता। एक ये लोग स्कीम चला रहे हैं दैट इज द लड़की बहनी योजना। ठीक है, ये स्कीम का जो कॉस्ट है दैट अमाउंट फॉर द 46,000 करोड़।
तो इसको लेके काफी क्रिटिसिज्म है कि ये सस्टेन नहीं करेगा। वुमेन्स के सब्सिडीज दे रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। हाँ, टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो इसको लेके काफी क्रिटिसिज्म आ रहा है। ये पूछ सकता है यूपी पीसीएस में कि लड़की बहन योजना कौन चला रहा है, तो महाराष्ट्र बहिनी बहिन योजना, हाँ लड़की बहिन योजना, हाँ इन्हीं का गवर्नमेंट है, यही चला रहे हैं। तो इसी को लेके है कि इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो लाएंगे कहाँ से। तो इसको लेके काफी ये है कि आपको कोई फिर आगे आने वाले टाइम में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा आपके स्टेट में। इस समय जग्गी वासुदेव ये सदगुरु काफी फेमस हो गए हैं रिसेंटली। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो इनका फिलॉसफी है, ये कह रहे हैं कि मतलब सब कुछ मोह माया है, छोड़ दो आ जाओ, ठीक है। जग्गी वासुदेव है। अब ये दिक्कत है कि इंडिया में गॉड, तुरंत गॉड मैन लोग फेमस हो जाते हैं, हम लोग इतने भक्ति में रहते हैं कि वी बिलीव, ठीक है। अब इनके ऊपर बहुत सा केस चल रहा है। जैसे पहली बात की, ये जहाँ पे अपना आश्रम बना है वो पहले ट्राइबल एरिया था, उसको पहले कैप्चर किया है, तो उसका केस अलग से जा रहा है। अब आप जब भी रिलीजन का नाम ले लेते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी भी डरती है, वोट बैंक कटेगा ना, कि वो भी हिंदू वोट बैंक, वो तो सबसे ज्यादा होता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। तो उस पर बहुत सा केस चल रहा है कि वो जो लैंड जहाँ पे इन्होंने एक्वायर किया है, बस इन्होंने खूब बड़ा सा एक, आप पिक्चरों में भी वो पिक्चर हमेशा दिखाता है, आप लोग स्टेटस में भी लोग लगाते हैं, शिव जी का खूब बड़ा सा एक स्टैचू है, साउथ का है, कोयम्बटूर में, यही वाला इन्होंने ही बनवाया है। और वो पूरा एरिया आप देखिएगा, बहुत बड़ा एरिया, हाँ ब्लैक वाला वही, हाँ इन्होंने ही बनवाया है। और एक तरीके से उस एरिया में करीब कुछ नहीं तो कई एकड़, कई 100 एकड़ लैंड इनके कैप्चर में है। अब मैं भी एक बार गया था इनके इस वाले, एक बार कोयम्बटूर में गया था, तो वहां पे गया था, तो यहाँ पे ये लिखा, मुझे ऐसा तब लगा था कि कुछ खिला पिला के रखे हैं क्या, इसमें भी ये है। वहां पे देख के इनके भक्तों को लग रहा था कि मतलब क्या है, एकदम नशे में थे, नहीं होता है। तो यहाँ पे आरोप भी यही लगा है। उस दिन मुझे फील भी हुआ था जब वहां अंदर गया था कि सम काइंड ऑफ द फूड एंड मेडिसिन बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू द डॉक्टर्स व्हिच मेड देम लूज देयर कॉग्निटिव फैकल्टी, जो सोचने का क्षमता है वो है। अब मेन केस मैं समझा देता हूँ। केस ये है कि एक कोयम्बटूर के ही एक प्रोफेसर हैं, उनकी दोनों लड़कियां ये ज्वाइन कर ली हैं, अपना घर द्वार छोड़ दी हैं, अपने पेरेंट्स को गाली दे रही हैं कि ये सब फालतू की चीज़ है, ये सब ये है। तो वो पेरेंट्स गए कि ये माइंड वॉश कर देते हैं, इनके पास जो जाता है कुछ ऐसी ऐसी लुभावनी बातें करेंगे कि लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो वही सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस चला गया। तो वो कोर्ट ने ये पूछा कि एक पहले ये बताइए, अब पता चल गया उन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पता चल गया कि इनकी जो बेटी है खुद यहाँ से पढ़ी लिखी और मैरिड है, अच्छा लाइफ जी रही है, और ये दूसरे को प्रपंच ये दे रहे हैं कि आप लोग को सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये मोह माया है, यहाँ पे आके चुपचाप आश्रम में रहिए, बाबा जी का, गुरु जी का सेवा हुआ कीजिए, गुरु जी प्रवचन करेंगे। तो ये केस है। अब ये दिक्कत है कि जज ने उन दोनों लड़कियों से भी पूछा कि ये बताओ, तुम कह रही हो कि तुम स्पिरिचुअल चीजें कर रही हो, लेकिन अपने ही पेरेंट्स को बुढ़ापे में छोड़ देना पाप नहीं है? मतलब स्पिरिचुअल है तो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल तो अपने माँ बाप की सेवा करो ना, ये सबसे बड़ा है। तो इसी बात पे डिबेट चल रहा है। तो ऑलरेडी इन्होंने कहा नहीं, वो अपने मन से, जैसे इनके लॉयर ने कहा कि अपने मन से गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि आपके पास पावर नहीं है ये पूछने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पावर है, जो हैबियस कॉर्पस है आर्टिकल 32, जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि वो किसी के खिलाफ रिट पिटीशन डिक्लेयर कर सकते हैं अगर किसी ने किसी को बंधक बना के रखा है। पेरेंट्स ने यही कहा ना कि आपने माइंड वॉश करके उनको अपने आश्रम में लगा के रखा है, तो उसमें हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी विल चेक दैट कि वो जो आप कन्फाइन उसको किया है, बंधक बना के रखा है, वो लीगल है कि इलीगल है। होता है ना, जैसे किसी को आपने बंधक बना के रख दिया तो आदमी जाएगा ना कोर्ट में, जैसे पुलिस हो कोई भी हो, अगर किसी को भी अगर कैद करके रखा गया है तो जो पिटीशन लेके हम जाते हैं वो लेके जाते हैं हैबियस कॉर्पस। उससे अगर किसी ने हमें वो इम्प्रीजन करके रखा है या कहीं पे रोक के रखा है तो वो हमारे लाइफ टू लिबर्टी को क्वेश्चन करता है ना, वो हैम्पर हो रहा है। आर्टिकल 21 कहता है कि देयर शुड बी द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ। एग्जाम कर सकता है, उसके मदर फादर जाके कर सकते हैं नहीं। आर्टिकल 32 तो पावर देता है, जो इसमें जैसे अगर किसी को किसी ने कैद करके रखा है तो उसमें क्या वायलेट करता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी,
जो पर्सनल लिबर्टी है वही है ना, मेरी फ्रीडम होना चाहिए ना कि मैं जहां मन करे जाऊं। जब आप मुझे किसी घर में बंद करके रखें या किसी एरिया में अगर आपने कन्फाइन किया तो लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को आपने कर दिया ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। हाँ 32 में अगर, हाँ जैसे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और जो मेन हमारे राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 तक हैं। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 31 में अगर जो भी राइट हमें दिया गया है कभी भी वायलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट पावर है अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है रेमिडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब फंडामेंटल राइट्स में जितने भी राइट दिए गए हैं उसका रेमिडी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। आपको कभी भी कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, जैसे आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मेरा कोई लाके इम्पोज करे कि यही रिलीजन आपको फॉलो करना है तो मेरा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है ना। तो अगेन आई विल गो विद द आर्टिकल 32 कि आप हमारा रेमेडी दीजिए, इन्फोर्स कीजिए, मेरा राइट वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास तो डिफरेंट रेट पिटीशन होता है। अगर किसी को कन्फाइन किया गया है उस हालत में हैबियस कॉर्पस हम डिक्लेयर, वहां से ऑर्डर आता है रिट पिटीशन के अंडर में हम देखते हैं। 32 देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप हाई कोर्ट में भी चले जा सकते हैं। हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है वो 226 के अंडर में दिया गया है। तो एक मिनट में दिखा दो, सेम पावर है हाई कोर्ट को। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट कर सकता है सेम रेट पिटीशन, हाई कोर्ट भी डिक्लेयर कर देता है, लेकिन हाई कोर्ट से अच्छा लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते ना। हाई कोर्ट में जाएंगे फिर अपील होगा सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे है हाई कोर्ट 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू द सर्टेन रिट्स। अगेन यहाँ पे कोई भी अगर किसी का भी राइट्स अगर वायलेट होता है तो सेम वहाँ पे भी हैबियस कॉर्पस और सब था ना, यहाँ पे भी है हैबियस कॉर्पस का, इनको भी रिट पिटीशन के रूप में दिया है। मैंडमस प्रोहिबिशन, ये अलग अलग तरीके के रिट पिटीशन होते हैं। जैसे कोई अगर ऑफिसर काम नहीं कर रहा है तो उसका इसमें हम मैंडमस और सस्योरी के द्वारा जाते हैं। कोई जबरदस्ती कोर्ट अपना पावर इंक्रोच कर रहा है दूसरे एरिया में तो प्रोहिबिशन के द्वारा जाते हैं। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, ओके। लेकिन अभी जानिए, जो अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी को कोई हैम्पर करता है, किसी को कोई बंधक बना के रखा है, उस केस में हैबियस कॉर्पस हमेशा होता है। उसमें यह है कि आपने किसी को कन्फाइन बना के रखा है, जैसे आप कह रही थी कि कोई किसी के बेटे को बना के रखे, तो उसमें भी कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि लीगली रखा है कि इलीगली रखा है। एक होता है ना कि मदर फादर की कस्टडी की बात होती है, उसमें भी हमेशा हैबियस कॉर्पस ही आता है। दैट इज द मेन थिंग। तो उसी को लेके इन्होंने बोला कि पहले तो लेके आओ कि लड़कियों को, कि लड़कियों से हम खुद पूछेंगे। तो हैबियस कॉर्पस के द्वारा लेके आया गया, फिर उस लड़कियों से यही डिबेट चल रहा है। और फिर यहाँ पे यही चल रहा है कि यहाँ पे जो भी है कि ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी आपके खिलाफ इतने केस चल रहे हैं और यही सब चीज़ें हैं। तो आप एथिक्स में भी इसका यूज कर सकते हैं कि खुद गॉडमैन अपने बेटे को, मतलब एकदम बढ़िया। जैसे एक ऐसा केस आता है, सुब्रमण्यम स्वामी एक बीजेपी के लीडर हैं, बड़ा वो भी कट्टर हिंदूवादी, ये सब बात। उनकी लड़की हैं सुहासिनी हैदर, वो खुद एक मुस्लिम से शादी की हैं और वो लिखती हैं द हिंदू में, रोज डेली उनका आता है, आज भी आया होगा। काफ़ी अच्छा लिखती हैं, उनका इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत अच्छी एक्सपर्ट है। लेकिन उनके पिताजी एकदम वो एक्सट्रीम लिए रहते हैं कि जो ये है कि मुस्लिम्स को नहीं देना चाहिए राइट, ये सबको लेके रहते हैं। बट अपने ही जो फैमिली है वहाँ पे दे अलाउ। एंटिसिपेटरी बिल क्या होता है? ये पॉलिटिकल न्यूज है, सिर्फ इसमें एंटिसिपेटरी बिल एक पॉलिटिशियन को मिला है। ये केरला में एक केस अभी हम लोग पढ़ रहे थे, हेमा कमेटी रिपोर्ट आया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में क्या था, 2-3 बार डिस्कस किया हूँ। व्हाट वाज दैट? हाँ, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल एक्ट्रेस यहाँ पे है, सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें कई जो टॉप के वहाँ के एक्टर्स हैं उन पे आरोप लगा है। एक एक्ट्रेस पे आरोप लगा है तो उन्होंने कहा कि 8 साल पहले अगर ये ऐसा कुछ घटना घटा था तो 8 साल तक आप क्यों चुप थी। तो उसी को लेके है। तो आप जैसे कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे केस रजिस्टर्ड करते ही अरेस्ट ऑर्डर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे डाउरी का केस है, उसमें केस रजिस्टर किया, इधर आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे केस में आप एंटिसिपेटरी बेल लेके रखते हैं कि एक होता है कि अरेस्ट के बाद आप बेल लेने जाते हैं तो आपको 10 दिन 15 दिन जेल में रहना पड़ेगा। एक होता है कि आपको लगे कि कोई मेरे खिलाफ केस करने वाला है और उसके पहले आप जाके बेल लेते हैं, तो वहां पे होता है एंटिसिपेटरी बेल। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको है कि केस अब रजिस्टर होने वाला है, उसके पहले अरेस्ट हो, तो इन्होंने
तुरंत उनको अरेस्ट किया जाता है। कुछ केसेज ऐसे हैं, जैसे जितने भी रेप के केसेज होते हैं, मर्डर का केस होगा या कोई भी डाउरी से रिलेटेड वुमेन्स के खिलाफ अगर कोई भी वायलेंस होता है तो उसमें डायरेक्ट वो होता है, इम्प्रीजनमेंट होता है, कुछ दिन आपको रखेंगे जेल में। हाँ, उसमें अगर पहले ही आप जाके कोर्ट से कह दें कि देखिए मेरे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, केस ये लोग करेंगे, कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये जेन्यून है, तो एंटिसिपेटरी बेल दे देगा, तो आपको हाँ केस जब तक आप अरेस्ट नहीं हुए, एंटिसिपेटरी बेल ऐसे बाद में भी दे दिया जाएगा कि आगे वाले अरेस्ट को लेके होता है ना। और अगर आप जेल में चले गए उसके बाद होता है कि अब हमें छोड़ दीजिए, तो वो नॉर्मल बेल का होता है। ये हेमा कमेटी रिपोर्ट ये एक जैसे एक इसमें एक्ट्रेस थी 2017 में, उन्होंने जाके बोला कि मलयालम इंडस्ट्री में जितनी भी एक्ट्रेस हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके साथ काफ़ी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। कभी भी कोई भी फिल्म देने के पहले, साइन करने के पहले, जितने भी मेल डायरेक्टर हैं या एक्टर्स हैं, उनके वो काफ़ी उनका मिसयूज करते हैं अपने पावर का। तो ये बड़े लेवल पे हो हल्ला हुआ, तो फिर इस एक कमेटी बैठी, कमेटी का नाम था हेमा कमेटी। इन्होंने रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट में ये दिया है कि सच में मलयालम इंडस्ट्री की इस समय हालत काफ़ी खराब है। हर एक बड़ा एक्टर, डायरेक्टर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस है लेकिन बहुत ही लार्ज स्केल पे है, फेवरेटिज्म ये सब चीज़ें तो उसी पे है। तो ये भी बहुत सिद्दीकी वहाँ के बहुत फेमस एक्टर हैं मलयालम इंडस्ट्री के, तो इनके खिलाफ भी एक केस हुआ है। तो ये जाके एंटिसिपेटरी बेल लिए हैं। वही है कि आप 8 साल पहले इन्होंने कहा कि जो जिन्होंने इनको एक्यूज किया है कि इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, तो वो बहुत पहले का केस था। तो यही बात हो रही कि पहले क्यों नहीं केस करा, तो वो उनका कहना था कि आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे थे, फिर मेरा कैरियर चला जाता ना। अब मजबूरी भी तो होती है किसी को, तो ये सब चीजें कौन लड़ेगा पावरफुल आदमी से, यही सब चीजें इसमें चल रही हैं। तमिलनाडु में कई ये ऐसे यूनिवर्सिटी हैं बिना डीन के ही चल रही हैं, तो उससे होता है रेगुलेटरी जो फंक्शन है वो इम्पैक्ट होता है, कुछ खास नहीं है इसमें। डीन्स जो होते हैं ना, वाइस चांसलर्स, डीन्स हैं ये लोग, उनके वो नहीं हो। यहाँ पे है विड्रॉल नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द पार्ट्स वेस्टर्न घाट एज द इको सेंसिटिव, कर्नाटका डिमांड करता है। एक्चुअली वेस्टर्न घाट में 6 स्टेट आते हैं, जैसे गोवा हो गया, केरला हो गया। वेस्टर्न घाट बहुत लंबा है ना, केरला से स्टार्ट होता है और ये जाते हैं गुजरात तक, तो बीच में महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा ये सब पड़ते हैं। अब ये है कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहेगी, अगर आप इन्वायरमेंट को लेके हमेशा रोक लगाएंगे तो उनका इनकम कैसे आएगा, माइनिंग होगा तभी तो टैक्स लेंगे, या इंडस्ट्री लगेगी तभी तो वो आगे टैक्सेशन या जो भी रेवेन्यू आएगा। अब पहले गाडगिल रिपोर्ट आया था, गाडगिल एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, वो जाके एकदम बैन करने की बात कर दी। काफी 67% एरिया जो था वेस्टर्न घाट का, उन्होंने कहा कि कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। तो काफी 6 स्टेट थे काफी परेशान हो गए कि जब एक्टिविटी नहीं होगा तो फिर कैसे, हम होटल नहीं बनेगा, टूरिज्म नहीं होगा तो कैसे चीजें बढ़ेगी। अब आप 60% पूरा 6 स्टेट्स खासकर आप गोवा, केरला, कर्नाटका, इनमें देखिएगा कि बहुत लंबा पोर्शन है वेस्टर्न घाट के अंदर में, ठीक है। तो अब 67% आप कर रहे हैं, और मेन है जो फॉरेस्ट एरिया है उसी में माइंस होते हैं, बच्चे बच्चे जो चीजें माइंस है वहीं पे तो है फॉरेस्टेड एरिया में। अब ये था कि उसको लेके पॉलिटिकल 6 स्टेट अगेंस्ट में आ गए, तो फिर दोबारा गवर्नमेंट ने कस्तूरी रंगन को एक नया कमेटी बनाया, उनको बोला कि आप रिपोर्ट दिया, तो उन्होंने घटा के 33% के आसपास कर दिया था। लेकिन उन्होंने भी कुछ एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किए कि इस इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि ऐसा जंगल का एरिया जहाँ पे थोड़ा भी अगर डिस्टरबेंस हो तो बहुत लार्ज एरिया को इम्पैक्ट करेगा। कोई स्पीसीज गायब हो जाए, कोई मानिए कोई एरिया है जहाँ पे खुद किसी कोई इंडेमिक स्पीसीज रहती हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं बोलूं कि कुसमी जंगल को छेड़छाड़ थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं, उसमें अगर कोई भी गया तो उसमें कुछ प्रजाति हो, कोई स्पीसीज हो, कोई भी, वो गायब हो जाएगा, सिर्फ वो कुसमी जंगल में ही होते हैं। तो ऐसे ही इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो जाता है। जैसे अगर गोरखपुर में इको सेंसिटिव जोन क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, कुसमी जंगल कर सकते हैं, रामगढ़ ताल कर सकते हैं, ये भी एक यूनिक इको सिस्टम है कहीं ना कहीं। तो अगर आप यहाँ पे सब कुछ बंद कर दें कि कोई वहां जाएगा ही नहीं, तो जो रामगढ़ ताल पे इतना पैसे इनकम हो रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट अपनी पब्लिसिटी कर रही है वो चली जाएगी ना। जैसे आप कुसमी जंगल में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है। मैं तो ये बहुत छोटे स्केल पे बता रहा हूँ, केरला वाला में तो बहुत ज्यादा इनकम इसी पे है, बहुत बड़े बड़े एरिया ना, कुसमी जंगल तो बहुत छोटा है। सोचिए गोरखपुर का 100% अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर में है और 90 स्क्वायर किलोमीटर जंगल हो, और ये बोल दें कि जहाँ पे भी ये फॉरेस्टेड एरिया है कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो यहाँ की गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी ना, जो भी यहाँ का लीडर है, कि जब
टूरिज्म है, माइनिंग भी तो जंगल में ही होते हैं, मैक्सिमम लैंड तो जंगल में ही है। इंडस्ट्री एक्टिविटी जब उनका मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरिया है, केरला का तो मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरिया है, तो कोई भी इंडस्ट्री भी डेवलप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कट करके जाएंगे ना। वो छोड़िए, एग्रीकल्चर भी जाके करना है तो कहीं ना कहीं फॉरेस्टेड एरिया बगल में होगा, तो आप कहेंगे इंक्रोच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब कुछ हैम्पर होगा ना। तो इन्वायरमेंटलिस्ट को लगेगा कि इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीडर्स को क्या लगेगा, उसको लगेगा कि बैलेंस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी जरूरी है, वरना कैसे वो फंड करेंगे, रोड बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है एंड डिफरेंट चीजें करनी है, तो ये चीजें हैं। तो समझ में आ रहा है ना, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, गाडगिल रिपोर्ट है, ये दोनों वेस्टर्न घाट से इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड है। गाडगिल पहले बनाया था, वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि दोनों दोनों पहले गाडगिल रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा कि हाँ गाडगिल 67% नहीं करना, इको सेंसिटिव जो ये जोन है ना, इको सेंसिटिव जोन, इन्होंने 33 से 37% करा था, 33 to 37 इसके बीच में रिपोर्ट में दिया, नहीं करना है। इसी को इम्प्लीमेंट किया है ना, जैसे गाडगिल को तो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको तो झटका लग गया ना कि कोई 6 स्टेट जो भी वेस्टर्न घाट में सभी एक लाइन में आके विरोध किए, कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है दोनों। तो बाद में दोबारा हम कस्तूरी रंगन बनाए, क्योंकि कस्तूरी रंगन पॉलिटिशियन थे, लेकिन उसके पहले गाडगिल को पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना था, वो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट थे, तो उनको क्या लेना है, आपका इनकम हो या ना हो, उनका तो इन्वायरमेंट है से रिलेटेड है ना। अगर आप किसी साइंटिस्ट को बना दे किसी रिपोर्ट में, तो कहेगा ना ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, कुछ भी, अगर मून का हो कहीं का भी हो। लेकिन अगर पॉलिटिशियन को कर दे तो पॉलिटिशियन ये कहेगा ना कि सारा पैसा इसको दे दूंगा, फिर सड़क को कैसे दूंगा, बाद में रूल तो मुझे ही करना है ना। तो गाडगिल ने जो करा, गाडगिल तो एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो वो 67% के आसपास बोल दिए, लेकिन बाद में अदम हो इस पे पूरा हो जाता है ना, पूरा आपस में हाँ, बाद में एक न्यू कमेटी बनाया, इसमें ये पॉलिटिशियन थे। न्यू जो नया नेक्स्ट न्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू द आसपा, आर्म फॉर स्पेशल पावर एक्ट है, और इसके अंडर में हम लोग काफी डिस्कस किए हैं। क्या डिस्कस किए, क्या क्यों स्टेट लोग विरोध करते हैं, व्हाट इज दिस आर्म फॉर स्पेशल पावर एक्ट क्या है, आप बताइए, बहुत आराम से बैठी हैं, कई दिन डिस्कस किए हैं हम लोग, क्या व्हाट इज दिस। अगर अगर ध्यान से यही पढ़े, सिर्फ एक्ट को ही पढ़ूं, तो स्पेशल पावर लिखा है, किसको दे रहे हैं पावर, ये आर्म फोर्स को, एक्ट में ही लिख दिया है ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, हम लॉ बना के पावर दे रहे हैं। नॉर्मल जो होता है पुलिस या आर्मी या किसी के भी पास होता है कि आपको किसी को अरेस्ट करना है या किसी के घर में जाके सर्च करना है, तो आपको जाके पहले आप लोअर कोर्ट में आप जाके मजिस्ट्रेट से वारंट लेते हैं, फिर जाके किसी में, कोई ऐसे थोड़ी किसी घर में घुस के कोई भी वो कर सकता है आपको कहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके यू हैव टू टेक द वारंट। बट आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट के थ्रू जहाँ पे भी ये इन्फोर्स होता है, वहाँ पे आर्म फोर्स को और पैरामिलिट्री फोर्स को इतना पावर होती है कि बिना वारंट के भी जाके सर्च कर सकते हैं। नॉर्मल केस में होता है कोई गोली नहीं चला सकता पुलिस, जब तक ये प्रूफ ना कर पाए वो बाद में कि गोली पहले आपने चलाया था, उसके जान को खतरा था, डिफेंस में चलाना होता है। पुलिस आंख मूंद के नहीं कह सकते कि मैंने इसलिए चलाया, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वहाँ अटैक हो रहा था। लेकिन यहाँ वाले आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट जिस एरिया में दिया जाता है कि यहाँ तक गोली चला के मार भी सकते हैं। अभी तो नॉर्मल केस में तो वो गोली आपको टच भी नहीं करना चाहिए, मारने की बात छोड़िए, पुलिस आपकी तरफ गोली नहीं चला सकती है, मारना तो बहुत दूर की बात हो सकती है। उसके बाद होता है कि आपको कभी भी ऐसे ऊपर अटैक होगा जिससे आपकी जान न जाए, पैर और हाथ होता है ऐसे मारेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं होता, जब आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट हो जाएगा तो आपकी जान भी चली जाए तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। वो तो शूट एंड साइड का तो अलग केस होता है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है। आर्म फोर्स में नॉर्मल भी गोली चला सकते हैं, जैसे आप ऐसे नॉर्मल मूंगफली खा दें, उनको चला मूंगफली फेंक के मार देगा मेरी जान चला जाएगा, वो आपको गोली से मार देगा, ठीक है। और इसके खिलाफ भी आपका वो केस नहीं कर सकते, नॉर्मल होगा तुरंत केस होता है ना कि पुलिस के खिलाफ या कोई भी है, इसमें उसके बाद भी केस नहीं हो सकता। केस करने के पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना, परमिशन लेना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी परमिशन नहीं देगी, वो कहेगी कि आखिर में आर्म फोर्स उन्हीं के अंडर में आते हैं ना, उन्हीं के एक पार्ट है। अगर वो प्रूफ कर दे कि अरे इन्होंने ऐसे ही गोली चलाई, ऐसे ही इन्होंने मर्डर किया, ऐसे ही रेप किया, तो क्या होगा, ऐसे केस में होगा कि गवर्नमेंट की बदनामी होगी ना, आप सही से चला नहीं पा रहे हैं, ये क्या है, ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं। तो रेयर टू रेयर केस में ऐसा होता है कि वो केस का ऑर्डर दें,
अभी ये मणिपुर में बहुत ज्यादा ये सब चीजें थी, आपस में लड़ाइयाँ भी हो रही थी, अभी भी चल रहा है ना, सिविल वॉर का कंडीशन है, कुकीज एडमिटीज लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। वहां पे कई ऐसे पहले इंसर्जेंट ग्रुप थे जो इंडिया से अलग अपना एक टेरिटरी बनाने की बात करते थे, तो उस समय तो आर्म फोर्स काफी ज्यादा एट्रोसिटीज करती थी। एक मनोरमा केस था, वहां पे आया था कि 1200 केस रेप के केस थे मणिपुर में जो आर्म फोर्स ने किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट भी किया था, एक अपने जो जुडिशरी वो चल रही थी, हियरिंग चल रही थी, तो वहां पे कोई भी उसके खिलाफ नहीं था। आप पढ़िएगा आगे जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा, तो जब मणिपुर का भी ये केस पढ़ाया जाएगा, मनोरमा केस काफी फेमस है, तो वहां पे ये केस आया था। क्लियर हो रही है ये चीजें, आर्म फोर्स क्यों लगाया जाता है। अभी ये जो है नॉर्थ ईस्ट के नियर अबाउट अरुणाचल में लगा है, मणिपुर में है, असम में है, एंड नीचे त्रिपुरा में है, और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, दीज आर द स्टेट्स वेयर वी हैव इम्पोज द आसपा। अभी 2 दिन पहले तो पढ़ रहे थे, ये कहाँ पे लगाया था, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में, उसमें लगाया। ये मणिपुर का केस है, असम में भी लगा हुआ है, त्रिपुरा में भी लगा हुआ है, और ऊपर हम चले जाएं तो जम्मू एंड कश्मीर में लगाया है। 1998 में इसको पास किया गया था, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये लॉ जो है 1998 का है। ये ऐसा जो आसपा है, ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट में इम्पोज होगा, जो जो डिस्टर्ब एरिया है उसमें इम्पोज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे होता है, पुलिस स्टेशन बेसिस पे होता है। नहीं, जाना वाना नहीं बैन होगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, पुलिस के पास स्पेशल पावर हो जाएगा, उनको लगेगा कि कोई भी ऐसा कर रहा है तो वो उनके खिलाफ एक्टिविटी कर देंगे। नॉर्मल सब कुछ नॉर्मलाइज रहेगा, बस आर्म फोर्स के पास पावर उनके पास ज्यादा हो जाएगा, वो अरेस्ट। हाँ वहाँ ऐसा नहीं है कि मार्शल लॉ या कोई वहाँ हमेशा वो डिक्लेयर करते रहते हैं फिर हटाते रहते हैं। वो कश्मीर के रीजन बेसिस पे होती है, जहाँ पे लगेगा कि इस समय टेररिस्ट मिलिटेंट एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे है ना कि इन्होंने रिव्यू किया है, और रिव्यू यहाँ पे लिखा है कि दे रिव्यूड, यहाँ पे एक्सटेंड करने के पहले दे रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं मिला था कि रिव्यू किया जाए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर का कंडीशन है, और उसके बाद इसको वो डिक्लेयर या एक्सटेंड करते हैं, 6 महीने तक एक बार लगा सकते हैं, उसके बाद फिर रिव्यू करके पेपर में जो गवर्नमेंट का गैजेटेड पेपर होता है वहाँ पे हमेशा नोटिफाइड करना होता है। 6 स्टेट्स में है अभी, सबसे अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर हो ही गया, फिर असम के कुछ रीजन है, और फिर त्रिपुरा है, एंड ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है। 6 स्टेट्स अभी हैं करंट में। पीसीएस में पूछेगा ये सब चीजें। ऊपर से आप देखिए, मैप में देखिए, मैप आप निकालिए, मैप से बहुत क्लियर हो जाएगा। मैप में सबसे ऊपर कौन सा है, अरुणाचल है, अरुणाचल के नीचे नागा है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, इन तीनों में चौथा उधर आप देखिएगा मैप में तो नीचे ये है मिजोरम है, तो मिजोरम से हटा दिया है, ठीक है। फिर आप इधर आइए तो असम आ जाएगा, असम सबसे टच करता है, और असम से और बांग्लादेश के बीच में त्रिपुरा है, और इधर की तरफ ये है मेघालय है, मेघालय में नहीं लगाया है, त्रिपुरा में लगाया है। क्लियर हो रहा है, आप मैप से याद कर सकते हैं। और एक सिर्फ नॉर्थ में, दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, दैट इज द आईएनएस कोची। आईएनएस कोची एक वारशिप है, वारशिप जैसे जब आपका समुद्र में लड़ाई होगा वारशिप आएगा, और ये कोलकाता क्लास के अंडर में आता है। कोलकाता क्लास के अंडर में 3 वारशिप आता है, एक तो पहले कोलकाता बना था इसीलिए उसका कोलकाता क्लास कहते हैं, उसी में कोची है, आईएनएस कोची, और तीसरा जो है आईएनएस चेन्नई है। इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है कि जैसे ये किसी एरिया में अगर एंटर करेंगे तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, एक दिन और हम लोग डिस्कस किए थे। स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है कि आपका ट्रेस नहीं मिलेगा। नॉर्मल नॉर्मल अगर ट्रक गाड़ियां जाती है तो आवाज आता है ना इंजन से, उससे CO2 निकलता है, हीट निकलता है, ये सब निकलती है। लेकिन इसमें इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि कुछ नहीं, जैसे आप दूर कोई बैठा है मिसाइल लेके तो वो कैसे अटैक करता है, आपके टेम्परेचर को उसमें लिखता है तभी जाके अटैक होती है, आपके आवाज को वो करता है, ठीक है। जो भी ट्रेस होगा उसी से तो होगा। जब आपको किसी को भी लड़ाई करना है तो चुपके से जाके ही आप अटैक करते हैं ना, किसी को मारना है तभी तो सबसे ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। तो जितने भी वारशिप होते हैं ये टेक्नोलॉजी इसमें होती है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं ये वारशिप बनाने का वो है P-15A, इसके अंडर में हम कोलकाता क्लास बना रहे हैं। कोलकाता क्लास में 3 है, नोट किया 3 का। एक तो ये हो गया आईएनएस कोची जो सबसे पहले बना, वो आईएनएस कोलकाता, और तीसरा आईएनएस चेन्नई। वारशिप इसको
डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का मतलब वो जाके सबमरीन को जो एनिमी का है वो सब डिस्ट्रॉय करेगा। इसको जो बना रहा है दैट इज द मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग, इंडिया का ही जो कंपनी है वो इसको बनाया है, मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड। इसमें मेन है स्टील्थ फीचर। स्टील्थ का मतलब छुप के जाके आप अपना ट्रेस जितनी भी होती है वो आप छुपा लेते हैं। ये जो वारशिप है मिसाइल्स, इसमें मिसाइल्स भी होते हैं, आर्टिलरी भी होगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, रडार एंड सेंसर ये सब होगा ट्रेस करने के लिए, ये कॉमन चीजें हैं। जो तीन मैं बोला, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची एंड आईएनएस चेन्नई। क्या है आईएनएस का? इंडियन नवल सबमरीन, मुझे देखना पड़ेगा, आई डोंट नो क्या है, एक बार देख के बताइए। आई थिंक इंडियन नवल, एक बार देख के बताइए, आई डोंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज फॉर द पीसीएस। यहाँ पे एपी सिंह का अपॉइंटमेंट किया है एज द एयर चीफ मार्शल। तो सिर्फ नाम याद रखिए क्योंकि अभी तुरंत इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो दे कैन आस्क। इंडियन नवल सिप, अच्छा आईएनएस, इंडियन नवल सिप, ये मैंने कभी देखा ही नहीं है, ये हमेशा आईएनएस ही लिखा होता है। नवल सिप, या राइट। आईएनएस चेन्नई था, चेन्नई। अरे ये ऐसे ही याद हो जाएगा, कोची, और ये भी चेन्नई कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, और कोलकाता है, तीनों के नाम पे है, तीनों बिग अपने वो हैं। हो गया एपी सिंह, कंटिन्यूअसली अब न्यूज में ये रहेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे चले। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के के लिए अभी नॉमिनेट किया है। तो इनको जो 2022 का हाईएस्ट फिल्म का जो हम सिनेमा में गवर्नमेंट अवार्ड देती है दैट इज द दादा साहब फाल्के। तो इस 2022 ईयर के लिए इनको अभी दिया, अभी जाएगा, लेकिन जो ईयर जिसके लिए किया गया दैट इज द 2022। इनका तीन पिक्चर काफी फेमस है। एक मृगया, जब ये पहला पिक्चर किए थे तभी इनको बेस्ट एक्टर का मिला था, काफी एक तरीके से। मृगया ये है कि इसमें दिखाया गया कि ये ट्राइबल रहते हैं, ब्रिटिश पीरियड का दिखाया गया है, काफी अच्छा पिक्चर है। अब मुझे लग रहा है कि सैम बेनेगल ने इसको डायरेक्ट किया है, देखिएगा। उसमें ये दिखाया है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे और ट्राइबल्स एरिया में जब जा रहे थे, तो उसी समय मनी लेंडर भी ट्राइबल एरिया में जाते थे जंगलों में। तो जो ट्राइबल्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन जो मनी लेंडर से ज्यादा था, वो ब्रिटिशर्स को एक तरीके से जस्टिस के रूप में देखते थे कि ये जस्टिस करेगा था ना। अब जैसे जब ब्रिटिशर्स आए तो उस समय काफी हमारा जो समाज था ऊंच नीच से था, जो हम दलितों को बहुत हम बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। अब भले ब्रिटिशर्स ने भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, लेकिन उस हद तक नहीं किया कि ये इसको छू देंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कि ये जा रहा है तो ये साफ करवाओ, होता है ना कि रोड इसके लिए अलग बनवाओ, इतने तक नहीं था। उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन किया, लेकिन जिस हद तक हमने किया तो पहली बार लगा कि कोई कोई, क्योंकि हमारा धर्म के आधार पे था ना, हम सोचते थे कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्रिटिशर्स का डिस्क्रिमिनेशन था कि ये हमसे कम डेवलप है, ये अभी अभी हमसे सीखेगा, मतलब उनका धर्म पे नहीं था कि इम्प्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका ये नहीं था कि टच होगा, वो हमें नीचा दिखाते थे कि अरे तुम अब हम भी बहुत नीचे हो, लेकिन हम एकदम दिमाग में था ना कि ये आ गया तो पूरा घर को शुद्धि करवाना पड़ेगा, रोड तक जाना। मृगया, मृगया इनको ओवरऑल मिला है, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो फिल्म इंडस्ट्री में है होता है। लेकिन यहाँ पे इनके तीन मूवी के लिए फेमस है जिनको इनको अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पे। मृगया के लिए मिला है, और एक है तहदेर का था, और एक है स्वामी विवेकानंद। इसमें इन्होंने बहुत आर्ट टाइप के पिक्चर है। जैसे मृगया में ये दिखाया है कि इट वाज बेस्ड ऑन द ट्राइबल एरिया,
तो वहां पे ये खुद ट्राइबल उस पिक्चर में रहते हैं, तो उनको लगता है कि जो लेंडर होता है अगर कभी मेरे साथ अन्याय करेगा तो गोरा साहब हमसे करेगा। उसमें वो गोरा साहब कहते हैं कि गोरा साहब मुझे लगाता है आप जस्टिस करेंगे। लास्ट में यही दिखाता है, उस पिक्चर का एंडिंग ऐसे होता है कि उसको लगता है कि जो गोरा साहब होता है वो भी अपने फायदे के लिए ही सब कुछ कर रहा होता है। बाद में वो भी साथ नहीं देता है, तो बाद में उसको जेल में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसे ऐसे केसेज हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये मिर्गिया में ये है। दूसरा केस है तहादेर का था। इसमें ये दिखाया गया है कि जो मेन एक्टर होता है, मिथुन जो होते हैं वो फ्रीडम फाइटर होते हैं। तो 10-12 साल जेल में रहे होते हैं, फैमिली वैमिली छोड़ के, सब कुछ मतलब नहीं होता कि सब कुछ सेक्रीफाई करके देश सेवा में कर रहे होते हैं। फिर होता है कि देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। फिर ये देश की स्थिति देख के और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सपना देखा था ना कि इतना मैं सेक्रीफाई कर रहा हूँ, जेल 10 साल रहना वो भी फालतू में बहुत बड़ी चीज होती है। आप 10 दिन जेल में रह के आइए, पता चल जाएगा क्या हालत होती है। तो वो भी ब्रिटिशर्स के टाइम में। अभी तो हम बहुत कुछ राइट्स देते हैं, पेपर पढ़ने को देते हैं, खाना देते हैं, वो सब तो नहीं देते थे, काफी प्रताड़ना भी होती थी। तो ऐसे कंडीशन में ये रियल भी स्टोरी थी। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद की स्थिति जो लोगों ने देखा कि वो नहीं है जो हम चाहते थे। उसी में फैज अहमद फैज का एक बहुत फेमस पोयम है, आप लोग कभी पढ़िएगा, ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं। फैज अहमद फैज जब देश आजाद हुआ तो एक लिखा था, बहुत फेमस है कि ये दाग दाग उजाला, ये सबक जीदा शहर वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। ठीक है, इसमें काफी उन्होंने लिखा है कि कैसे हमने कुर्बानी दिया। लास्ट में फिर इन्होंने लिखा है कि अभी घराने समय में कभी नहीं आई, न जाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो की मंजिल अभी नहीं आई। मतलब जो हम लोग ढूंढ रहे थे, फैज का बहुत फेमस पोएम है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं कभी भी, कि जो फ्रीडम फाइटर्स जो इमेजिन कर रहे थे कि इसके बाद अंग्रेज चले जाएंगे तो अपना राज होगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नो करप्शन, सबको खाना मिलेगा, सबको जॉब मिलेगा, सबको रहने के लिए घर मिलेगा, वो तो कंडीशन नहीं हुआ। तो यही उस पिक्चर में दिखाता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो मतलब नहीं होता है कि बाहर आया और 10 साल 12 साल फैमिली से भी रिलेशन उसके नहीं अच्छे हैं, टूट चुके हैं, और उसके बाद जो कंडीशन देखता है तो उसके बाद ओवरऑल स्टोरी इसी पे है। जो थर्ड उनका फेमस पिक्चर है दैट इज द विवेकानंद का जो बायोग्राफी है उससे रिलेटेड है। उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग किया क्योंकि उसको एकदम बायोग्राफिकल तरीके से लिखा गया है। इंडिया का तो आप जो लोगों का डिल्यूजन था ये इस कदर हो गया था कि 1937 में एक बार अंग्रेजों ने दिया था कि कांग्रेस को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जब बहुत ज़्यादा हम फ्रीडम स्ट्रगल में चल गए थे, तो बीच में 1937 में उन्होंने मौका दिया था। और मुश्किल से कुछ महीनों के लिए, मुझे लग रहा है 27-28 महीनों का अभी ड्यूरेशन में कांग्रेस गवर्नमेंट में आई थी। कांग्रेस ही लड़ रही थी, कांग्रेस को ही सत्ता मिला, और उस 27-28 महीने में इतने लोग इंटर कर गए थे ना, मतलब करप्शन इस लेवल पे चला गया कि गांधी जी को कहना पड़ा कि निकलो इससे बाहर। जैसे होता है ना, गांधी वाज ऑलवेज अगेंस्ट द दिस, मतलब कि उनको लगता था कि जब भी पावर जाएगा तो लोग करप्ट हो जाएंगे। एक है ना फेमस कोटेशन की, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जब मिनिस्ट्री बनी तो लोग बाहर जिनका कोई लेना देना नहीं था फ्रीडम स्ट्रगल से, वो पॉलिटिक्स में मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए आने लगे, करप्शन बढ़ गया एकाएक। अच्छे काम भी हुए, वो जब आपका डिस्कशन होगा तो कांग्रेस ने काफी अच्छा भी काम करा था। लेकिन ये भी साइन दिखने को मिल गया कि जिस दिन आजाद होंगे तो जो कमियां हैं, जो नॉर्मल गवर्नमेंट में कमी होती है, करप्शन, मिस गवर्नेंस, मिस यूज ऑफ द पावर, वो उस 27-28 महीने में भी दिखने लगा था। Next news is about the contrary to criticism, industrial sector is growing at a fast pace, नीति आयोग ने कहा है। अब दिक्कत यह है कि नीति आयोग कह रहा है कि सब जगह अच्छा है, मतलब जो भी है ग्रोथ हुआ है, पहले की तुलना में ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बढ़ा है। जैसे हम जो जीडीपी निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड पे ही निकालते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो निकलता है वो कितना हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसी पे तो निकलेगा। कि पहले जो था, जैसे आपके खेत में अगर गेहूं हुआ तो गेहूं को ब्रेड बनाने में कुछ वैल्यू ऐड किया। गेहूं अगर 50 रुपए में खरीदा होगा, जो वीट हमने खरीदा होगा वो 50 में खरीदा होगा। उसी 10 किलो का अगर वीट को मैंने 500 में खरीदा है और उससे मैंने 1000 ब्रेड के पैकेट बनाया और वो बेचा,
तो वो 1500-2000 में बिकेगा, तो जो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 1500 का हुआ। तो जो वैल्यू एडेड होता है उसी से हम लास्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकालते हैं कि कितना प्रोड्यूस ओवरऑल एक कंट्री में हुआ है, यही है। ये कह रहे हैं कि बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे ये जो इन्हीं की गवर्नमेंट की ही है, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे आता है, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, वो उनका रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं चीजें डिक्रीज गई हैं, जो ग्रोथ रेट है थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, जिस लेवल पे हमें जॉब देना था वो जॉब नहीं मिला है। जितना लोगों का डिमांड है मार्केट में, जो यूथ आ रहे हैं, जो डिमांड है उसके कंपैरिजन में जो हमने क्रिएट किया है जॉब, दैट इज वेरी लो। तो इसी पे ये टोटल है एनालिसिस। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, पीसेस के लिए पूछा जा सकता है कि जो टॉप एमॉन्ग द जीवीए 5 स्टेट्स हैं, सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र को रैंक दिया गया है, दूसरे पे गुजरात है, देन तमिलनाडु, कर्नाटका और यूपी छठे नंबर पे है। यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसे जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जैसे एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस को क्लास को ही हम पूरा देश मान लें और एक साल में हमने सिर्फ ये पेन प्रोड्यूस किया या चेयर प्रोड्यूस किया, तो जो वैल्यू होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। लेकिन आप समझिए कि पहले से ही कुछ चेयर यहाँ पे थे, जो वैल्यू हमने ऐड किया उसमें अलग से हमने कुछ फंक्शन लगा दिए, व्हील्स लगा दिया, उसके बाद जो वैल्यू बढ़ता है उसको काउंट किया जाता है, ताकि हम जो पीछे से बना हुआ है उसको हम काउंट ना करें। तो जो अच्छा तरीका होता है कि एग्जैक्ट हम काउंट करें, दैट विल बी द ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जितना ऐड हुआ है उसको हम लेते हैं। हो गया, ये 5 स्टेट का लिख लिया, हु आर द टॉप 5 पीसेस में ये आएगा, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन। टॉप पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी छठे पे, यूपी भी है 1 2 3 4 5, गुजरात के बाद तमिलनाडु, हाँ यूपी पांचवें पे है, तो पांचवें पे है यूपी, टॉप 5 में है। पहले पे महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटका, पांचवें पे उत्तर प्रदेश। ये नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है। आगे चले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द फ्रिजिड प्लैनेट ऑफर्स ग्लिम्स टू द अर्थ फाइनल फेट। प्लैनेट, फ्रिजिड प्लैनेट, एक जमा हुआ प्लैनेट, उसको देख के अब हमें भी आशा लग रहा है कि जब सन डिस्ट्रॉय होगा तो अर्थ का जो हम लोग सोच रहे थे कि एकदम जल जाएगा, गायब हो जाएगा, वो नहीं है, क्योंकि हमने एक सोलर सिस्टम नहीं, ओवरऑल एक दूर है काफी, 4200 लाइट ईयर्स दूर है, और एक व्हाइट डॉर्फ है। व्हाइट डॉर्फ का जो कंडीशन होता है, जैसे सन होता है, ओवरऑल गैलेक्सी कैसे बनता है, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, फिर मेनली जो गैस प्रोड्यूस हुआ वो हाइड्रोजन एंड हीलियम, यही हुआ ना, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, वो क्लम्स में जुड़ जुड़ के एक तरीके से इतना क्लोज आ गए कि उसका टेम्परेचर, जब चीजें क्लोज आती हैं एक दूसरे जब टकराने लगती हैं तो उसका एनर्जी बढ़ता है। जब चीजें बहुत क्लोज आती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, और ऊपर से जब टकराएंगी, और आप सोचिए कि वो हमसे जैसे जो पार्टिकल है वो बिलियंस में हो, जैसे है ना, अर्थ एंड सन में जो डिफरेंस है साइज में काफी ज्यादा है, और सन एंड इससे भी बड़े सन है, सन हमारा जो सन है वो तो बहुत छोटे कैटेगरी में आता है, ठीक है, इससे 8 गुना से नॉर्मल सन का जो स्टार्स का साइज होता है वो होता है, ठीक है। तो एक अगर गैस ही सोचिए, गैस छोटा छोटा है, लेकिन इतना ज्यादा हो कि देयर मास, जो ग्रेविटी है, फोर्स करता है, और नियर अबाउट इनका जो टेम्परेचर जाता है 1 लाख के आसपास जाएगा, देन इट विल स्टार्ट द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के लिए 1 लाख केल्विन के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है। एक बार मैं एग्जैक्ट देख के बताता हूँ। फ्यूजन के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि 1 लाख के आसपास यू विल गेट द टेम्परेचर, तब जाके वो रिएक्शन स्टार्ट होता है। जब फ्यूजन स्टार्ट होगा, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, आप एक बार ढूंढिएगा। 1 लाख के आसपास का है, काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे नॉर्मल हम चाय बना लेते हैं 100 डिग्री पे, लेकिन फॉर द फ्यूजन यू नीड टू उसका करीब 1000 से 10,000 ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ओके, फ्यूजन में क्या होगा कि दो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कोलैप्स करते हैं, फ्यूज करेंगे, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, तो वो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में रिलीज होगी, क्योंकि जल्दी ये आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
टूटते हैं तो भी होता है, उसको फ्यूजन कहते हैं। जब टूटेगा, जब एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज द फ्यूजन। और दोनों ही केस में आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी तभी रिएक्शन होगा। लेकिन रिएक्शन हो गया तो उसके अंदर जो बॉन्ड जुड़ने से या टूटने से जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब इतना हाई होता है कि जितना भी सन का है जो हमारे पास रेज आते हैं, दैट इज ड्यू टू द फ्यूजन। ठीक है ना, फ्यूजन एंड फ्यूजन में आपको समझ में आ रहा है। तो पहला स्टेज है कि पहले तो वो कोलैप्स करेगा, लंप बनेगा, लंप के बाद वो गैलेक्सी बनता है। होता है ना, जहां जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा आएगी और जहां पे ग्रेविटी का लेवल नियर अबाउट इतना चला जाएगा कि टेम्परेचर वहां पे जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी मोर देन 1 लाख केल्विन। इससे ज्यादा ही है, मैं एक थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ कि कम से कम इतना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट फ्यूजन होगा। जब फ्यूजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे कम होंगे कोर में, और वहां पे हीलियम बनेगा। जो अगर दोनों जुड़ रहे हैं और उसके बाद एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रहा है तो मास थोड़ा थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि एनर्जी बाहर आ रही है। तो एक लेयर जो होता है वो क्या होगा कि दो फोर्स काम कर रहा होगा। एक तो ग्रेविटी ड्यू टू द प्रेशर, पूरा मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे नहीं इमेजिन करना है, ठीक है। तो वहां पे जब धीरे धीरे यूज हो रहा है मास और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है तो ओवरऑल ग्रेविटी कम होगी, मास कम होगा तो। लेकिन साथ साथ थर्मल एनर्जी भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो दो को बैलेंस करेगा। जब मास कम होगा तो जो कोर पे है, कोर पे मास कॉन्सेंट्रेट होगा और ऊपर जो होगा थर्मल एनर्जी का एक लेयर बनेगा। ठीक है, एक लेयर ऐसा बनता है कि वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता है और वो एक्सप्लोड करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि पहले गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के बाद सन बना, जब फ्यूजन रिएक्शन हुआ, फ्यूजन के बाद जब रिएक्शन ये होने लगता है कंटिन्यूअसली, ये रिएक्शन बहुत 90% ऑफ द टाइम जो सन अगर बन जाएगा कोई स्टार तो 90% जो टाइम होता है फ्यूजन होगा। लेकिन फ्यूजन के बाद धीरे धीरे उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा ना। आर यू गेटिंग ना, हाइड्रोजन खत्म हो गया, बीच में कोर में उसका जो हैवी एलिमेंट बनेंगे। धीरे धीरे फ्यूजन के बाद हैवी एलिमेंट बचते हैं, उसमें फ्यूजन नहीं होगा, वो कोर में जाके इकट्ठा होंगे। उसके बाद एक लेवल आएगा जब वो अपने प्रेशर को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो थर्मल एनर्जी है, उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, तो उसके बाद वो एक्सप्लोड होता है। तो जो फ्यूजन के बाद जो बाद वाला केस आता है उसको रेड जायंट कहते हैं। रेड जायंट में हाइड्रोजन का जो फ्यूल होगा कम बनेगा। नियर अबाउट यहाँ पे ऐसा एक गोला बनेगा। पहले है कि जो कोर पे है यहीं पे हाइड्रोजन है, यहीं पे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन धीरे धीरे ऊपर होने लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गायब हो रहा है ना, धीरे धीरे रिएक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे हैवी एलिमेंट बचेंगे लेकिन फ्यूल नहीं बचेगा। लेकिन एनर्जी का जो लेयर होगा ये यहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसका कोर है, तो आपस में है ना, एक बलून में है, बीच में एक भार है और पीछे ऊपर एक वो बना रहे हैं। तो दोनों अगर बैलेंस नहीं कर पाते तो ये एक्सप्लोड करता है। पहले तो रेड जायंट होगा जब जब एक कोर से आके रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ का फ्यूल होगा वो गायब हो गया है, हाइड्रोजन नहीं बचा। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो ये जो हमें लाल बहुत सा रेड एक सर्कल दिखाई देगा, स्फेयर, इसी को रेड जायंट कहते हैं। समझ में आ रहा है धीरे धीरे ये सब चीजें, ठीक है। अब रेड जायंट के बाद एक कंडीशन होगा जब ये बैलेंस नहीं कर पाएगा अपने कोर को और आउटर स्फेयर को, और जब वो एक्सप्लोड करता है तो उसी को हम कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा का जो इवेंट होता है, एक्सप्लोजन ऑफ दिस रेड जायंट। ओके, अब रेड जायंट एक्सप्लोड करेगा तो इस पे दो कंडीशन होता है। एक तो होगा कि वो ये न्यूट्रॉन बनेगा और दूसरा कंडीशन होता है वो बनेगा ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट तब बनेगा जैसे दोनों कंडीशन होता है। न्यूट्रॉन बनने का कंडीशन ये है कि उसका जो स्टार होगा जब वो यंग फेज में होगा उस समय उसका मास जो हमारा सन का मास है ना उसके 8 गुना हो, तो वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। उसके बाद अगर उससे कम होगा तो ड्वार्फ प्लैनेट बनेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 8 टाइम्स सन का जो मास है वो होना चाहिए स्टार्टिंग में उस सन का, उस स्टार का। सन इज ए टाइप ऑफ स्टार, हम उसको सन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी सन टाइप के फिनोमिना होते हैं उनको हम स्टार्स कहते हैं। जहां पे स्टार्स का क्या होता है, उनका एनर्जी का सेल्फ का सोर्स होता है, उनका खुद का रिएक्शन हो गया। जैसे अर्थ का कुछ का खुद का नहीं है एनर्जी सोर्स। हम जितना भी एनर्जी है सब सन से आता है। सन गायब हो जाए तो कुछ ना हो अर्थ पे, फोटोसिंथेसिस ना हो, कोई भी एक्टिविटी ना हो, जितनी भी एनर्जी आ रही है सन से आ रही है। क्लियर हो रहा है ये? चांद पे भी नहीं है, मून्स पे भी नहीं है, केवल जितने भी स्टार्स हैं उन्हीं के पास होता है ड्यू टू द दिस फ्यूजन रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया?
रेड जायंट समझ में आ रहा है? रेड जायंट के बाद सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा ब्लास्ट होता है तो दो कंडीशन होता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है या तो डॉर्फ प्लैनेट बनता है। न्यूट्रॉन स्टार तब बनेगा जब वो जो ओरिजिनल सन था, जब पैदा हुआ था, उसका मास उस समय जो अर्थ का मास था उसका 8 गुना हो, कम से कम साइज चाहिए, तब वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ठीक है, अगर 8 गुना से कम होगा तो दैट विल टर्न इनटू द ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, कहीं यहाँ पे होगा ये सब कॉन्सेप्ट। ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, बौना आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ड्वार्फ जो एक हाइट एक कम हो, उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। अब पहले ये लगता था ना, जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये कह रहा है कि पहले ये लगता था कि जब सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है ना तो आसपास के जितने भी प्लैनेट है उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, उनको क्या करता है, खींच के बॉन्ड कर देता है, वो गायब हो जाएंगे। आर यू गेटिंग ना, कि जैसे एक्सप्लोजन हो रहा है, आपने बम फोड़ा, पास में अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, काफी पास है, तो वो गायब हो जाएगी ना, नॉर्मल यही लगता था, जाएगा कहाँ आखिर में। लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक प्लैनेट दूर ऐसा मिला है, वो प्लैनेट डिस्पाइट द ड्वार्फ प्लैनेट, कहीं ना कहीं सन मरा होगा तभी तो ड्वार्फ प्लैनेट है, उसके चारों तरफ जो उसके पुराने प्लैनेट हैं अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं। रोटेशन होता है ना, एक होता है कि रिवॉल्व करेंगे और रोटेशन भी करेंगे, वो नॉर्मल कंडीशन में अभी है। डिफरेंस क्या है कि वो जो प्लैनेट है वो अर्थ से काफी सिमिलर है, अर्थ का 1/1.8 टाइम्स बड़ा है, लेकिन काफी सिमिलरिटी है। अब दूसरी चीज ये है कि एक चेंज जो आई है उसमें कि जब अर्थ वहां पे सन नहीं रहेगा, ड्वार्फ प्लैनेट की कंडीशन में जो एनर्जी का सोर्स है वो चला गया, तो धीरे धीरे ठंडा होगा ना। आपके पास अगर आग जल रहा हो तो तब तक तो गर्मी रहेगा, आग चला गया तो धीरे धीरे चीजें कोल्ड कंडीशन में आएंगी, जो यूनिवर्स का नॉर्मल टेम्परेचर है उसको रीच करने का कोशिश करेगा, तो वो काफी फ्रिजिड कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन जो हमारा अर्थ का भी इन्वायरमेंट है वो नहीं है। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो इसी से ये लिखा है कि अभी ये जो फ्रिजिड प्लैनेट मिला है उससे हमें अभी होप पाया है कि अर्थ का जो भविष्य है वो ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा, अर्थ भी अपने जगह पे रह सकता है। हाँ, ठंडा हो जाएगा, फ्रिजिड कंडीशन होगा। यहाँ पे इन्होंने पूरा आर्टिकल में यही लिखा है कि ये बोर्न आउट स्टार कॉल्ड ए व्हाइट ड्वार्फ, वही होता है कि लास्ट स्टेज पे जब ब्लास्ट होने के बाद जो बचता है उसको व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, जो अभी मिला है वो प्लैनेट का साइज है 1.9 टाइम्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो है 4200 लाइट ईयर्स। व्हाट इज द लाइट ईयर्स? डिस्टेंस है, ये एज नहीं होता है। ईयर्स समझ के कई बार हमें लगता है कि दिस इज मेजरिंग द एज, डिस्टेंस होता है कि कितना, जैसे सन एक सेकंड में जो डिस्टेंस चलता है ना, उसको हम, इसको अगर मैं किलोमीटर में निकालने को कहूँ तो कैसे आप निकालेंगे? मेथड बता देता हूँ, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए 42 लाइट ईयर्स है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दूरी मापते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे? अगर मैं कहूँ कि इसको डिस्टेंस में आप चेंज कीजिए तो कैसे करेंगे? पहली बात कि 4200 फिर लाइट ईयर्स है, तो ईयर्स है ना, तो ईयर्स में 365 से करेंगे। ठीक है, 365 ईयर्स को अभी हमने क्या किया कि डेज में कंप्लीट किया, उसके बाद हम उसको 24 से करेंगे और उसके बाद द स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लाख के आसपास है, पर सेकेंड है। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड है कुछ है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द ओवरऑल डिस्टेंस, वो 10 टू द समथिंग आएगा। ओके, क्लियर हो रहा है कैसे निकालते हैं? ये लाइट ईयर्स है कि इतने सालों में जो लाइट कितना डिस्टेंस अपना मेजर किया होगा, ट्रेवल किया होगा, तो जो लाइट का स्पीड होता है पर सेकेंड, और ओवरऑल जो ये है 365 ईयर्स, मतलब कितना इसको डेज एंड आफ्टर दैट आवर्स में हम रिड्यूस करके मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो खोज ही हुआ है, अभी तो अभी देंगे कोई ना कोई नाम, लेकिन इसमें सिर्फ ये बताया कि जो फ्यूचर है क्या है, हमें कॉन्सेप्ट जानना है कि व्हाट इज द डॉर्फ प्लैनेट, यू शुड नो दैट व्हाट इज द रेड जायंट, व्हाट इज द सुपरनोवा, ये सब हमें जानना है। सुपरनोवा क्या है? ठीक है, क्लियर? यहाँ पे लिखा है ना, स्टार का मास अगर 8 टाइम्स हो देन इट विल टर्न इनटू द, स्टार्स मास लेस देन 8 टाइम्स हो तो वो ये किस में जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ में। और अगर उससे कम और ज्यादा हो तो वो
न्यूट्रॉन स्टार में जाएगा कन्वर्ट, कहीं यहाँ पे होगा। ओके, न्यूट्रॉन स्टार अगर बहुत तेजी से मूव करता है ना, तो उसको कहते हैं पल्सर। पल्सर भी पढ़ेंगे, ये सब आप साइंस में पढ़ेंगे, शायद अभी बेसिक साइंस की क्लास लेंगे ना, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, बट आज न्यूज में है तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दें। अच्छा, ये सब हुई है। अच्छा, तो बेसिक को पढ़ा है, ये सब चीजें पूरा एक क्लास होगा इस पे, मैं अभी सिर्फ आज तो मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ये चीजें क्या है। वहाँ पे एक पूरा क्लास लगेगा कि लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार, उसमें पूरा वो पढ़ाएंगे कि कैसे क्या होगा। तो यही साइकिल होता है, पहले पे वो गैलेक्सी बनेगा, गैलेक्सी के बाद वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाए कि वो 1 लाख केल्विन से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे तो फ्यूजन होगा, तो स्टार बन जाएगा। स्टार करीब 90% ऑफ द एज वो स्टार जलता रहेगा जब तक कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो फ्यूजन खत्म हो जाएगा, लेकिन उस स्टार में बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि कोर पे जाएगा हैवी एलिमेंट और बाहर आता जाएगा हाइड्रोजन, और उसके बाद वो एक्सप्लोड करेगा, तो इसको सुपरनोवा कहेंगे। रेड जायंट बना, जब ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन तो रेड जायंट, रेड जायंट के बाद सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा के बाद दो कंडीशन होगा, या तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार या तो बनेगा डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ या तो डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। इसी कंडीशन में ये भी होता है कि जब ब्लैक होल का भी कंडीशन इसी में बनता है, जब वो एक्सप्लोड करता है तो अगर ग्रेविटी एक सेंटर पे आके इतनी ज्यादा मतलब कंसंट्रेट हो जाए तो वहां पे वो ब्लैक होल का कंडीशन हो जाता है कि सन का जितना भी था जो एलिमेंट था टोटल उसका मास एक पॉइंट पे आ जाए, तो उसके पास इतना ज्यादा फोर्स आ जाता है कि सन रेज भी अंदर आएगा तो वो बाहर नहीं आ पाता है, यही ब्लैक होल का कंडीशन आता है। नॉर्मल आप देखिएगा कि जब चीजें बढ़ती हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है, लेकिन अगर साइज बढ़ा दे, मास उसका ज्यादा कर दे और उसका जो वॉल्यूम है पॉइंट पे ला दे तो बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा ना। एक सन का हम टोटल मास एक पॉइंट पे ला दे रहे हैं तो उसके आसपास से जो भी गुजरेगा खींच लेगा ना। नॉर्मल क्या है, अब सन उनका अट्रैक्शन होता है, अपने तरफ खींचते हैं, जैसे मैं पेन फेंकूंगा नीचे आएगा तो अर्थ खींच ही रहा है, लेकिन इस अर्थ को एक पॉइंट पे मैं लाके इतने मास को ला दूं तो और ज्यादा तेजी से खींचेगा ना, अगर पास से कोई भी उसका एक रेंज हो जाएगा, तो दैट इज द केस ऑफ द ब्लैक होल, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा वरना कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये साइंस, लेकिन अभी भी क्लियर हो रहा है ना, नॉर्मल चीज इतना ही पूछेगा जब भी प्रीलिम्स में पूछेगा, ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट द हैविंग द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इस बार का जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो हमारा स्पीच था, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की तरफ हम प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे। अभी आपने देखा कि हमने स्पेस को भी ओपन किया, स्पेस में भी धीरे धीरे हम ओपन किए हैं कि जो सैटेलाइट्स का पार्ट है वो प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हैं। अभी हमने इन्वेस्टमेंट को, जो लॉन्च पैड है वो गवर्नमेंट के पास रखा है, और उसके बाद जो आगे के सैटेलाइट्स के मेन पार्ट होंगे वो हम भले कुछ इसरो को दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे और सब पार्ट जो छोटे मोटे पार्ट है वो हम प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हैं। यही था ना? वो तो यूएस का, यूएस में तो 100% प्राइवेटाइजेशन है। इंडिया में तो थोड़ा सा बैलेंस था ना। वो यूएस में तो रेलवे उसका सब कुछ है प्राइवेट में, गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करता है। इंडिया में अभी तक हम सब कुछ गवर्नमेंट के पास रखे थे मैक्सिमम चीजें, लेकिन धीरे धीरे हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा होगा कि जो जितने भी ये सब होते हैं पटाखे, जितने भी ये सब यूज होते हैं वो हमने डीरेगुलाइज किया। उसके बाद माइनिंग वाइनिंग को डीरेगुलेट किया। अभी हम धीरे धीरे, सिर्फ दो अब बचे थे, एक रेलवे बचा था और एक एटॉमिक एनर्जी बचा था, क्योंकि ये माना जाता था सेंसिटिव है। और रेलवे इसलिए रखा था क्योंकि रेलवे में जॉब बहुत दे रखे हैं, गवर्नमेंट का एक खास मशीनरी है वहाँ पे। लेकिन हम देख रहे हैं रेलवे में भी, अभी देखिएगा आईआरसीटीसी के थ्रू हम खाना वाना कैंटीन वैंटीन दे रहे हैं प्राइवेट प्लेयर को। जो बाहर के छोटे मोटे चीज है सर्विस वाला, वो प्राइवेट को दे रहे हैं। धीरे धीरे कहीं कहीं हम देखेंगे कि स्टेशन पे कुछ पार्ट भी दे रहे हैं ट्रेन व्रेन बनाने के लिए। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसे ही एटॉमिक एनर्जी में थोड़ा भी नहीं था। इस बार जो हमारा बजट का स्पीच था उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हम जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसमें हम प्राइवेट प्लेयर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें घाटा उतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है।
क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी नहीं दे सकते ना, क्योंकि बहुत पावरफुल है ना, वहाँ पे एक बम बना लिया न्यूक्लियर का, और कोई प्राइवेट प्लेयर देश पे कब्जा कर लेगा ना, वो अपना गवर्नमेंट बना लिया फिर सारा पावरफुल। तो ऐसे में हम थोड़ा सा चीजों को बचा के रखते हैं, अभी डर है। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी को गवर्न करता है दैट इज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, बनाया गया था 1962 में, कि कैसे चीजें होंगी, क्या और दैट इज ऑल गवर्न बाई, कौन पार्टिसिपेट करेगा, किस चीज को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, दैट इज डन बाय द दिस एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इसको धीरे धीरे हमने अमेंड किया था 1987 में, मेजर अमेंडमेंट आया था। अब यही है जो मेन इसको गवर्न करता है। ठीक है, इसको लेके कई बार कोर्ट में भी पहुंचा गया है, कोर्ट में प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनटू द न्यूक्लियर एनर्जी। एक जो मेजर केस है संदीप टीएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, एक प्राइवेट प्लेयर कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी जो एटॉमिक एनर्जी है उसमें भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि बहुत सेंसिटिव एरिया है और इसमें बहुत क्रूशियल एरिया है, हम प्राइवेट प्लेयर को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। ओके, लेकिन अभी धीरे धीरे क्यों हम कर रहे हैं, क्या रीजन है? सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि जैसे गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, तो पैसे वो क्या करेगी, गवर्नमेंट का मेन काम है कि रोड बनवाना, कि रोड सही से बन रहे हैं कि नहीं, हॉस्पिटल बन रहे हैं कि नहीं, स्कूल सही से बन रहे हैं कि नहीं। अब वो एनर्जी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करिए तो प्राइवेट से भी करवा सकते हैं ना, लेकिन फिर भी ठीक है, आप कर रहे हैं, आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, एक गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन ही है ना। लेकिन अभी देख रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर का जो फुटप्रिंट है बढ़ा है, फुटप्रिंट बढ़ा है तो उनके पास पैसे भी बढ़े, तो अब अगर हम उनको मौका दे तो उनके पैसे लगेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट होगा, बाहर से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर पाएंगे, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है ना, तो कहीं ना कहीं चीजें इंक्रीज होगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, जैसे हॉस्पिटल है, केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही चल रहा है तो गवर्नमेंट का एक लिमिटेड है ना, 2 हॉस्पिटल खोल सकते हैं, एक एम्स खोल देंगे और एक बीआरडी जो है हमारा, लेकिन ये सब प्राइवेट वाले गायब हो जाएंगे, लोग तो मैक्सिमम प्राइवेट में ज्यादा है ना। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, अभी इतना प्राइवेट होने के बाद भी इतनी भीड़ है, तो कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, प्राइवेट वालों को भी अलाउ कर देती है कि आप भी हॉस्पिटल खोल के चलाइए, बर्डन कम होगा, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है या कभी इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें आप जाके एम्स में या जिसमें भी जो भी गवर्नमेंट है उसे आप दिखा लीजिएगा। सेम वही कंडीशन है एटॉमिक एनर्जी में, अगर एटॉमिक एनर्जी में सिर्फ गवर्नमेंट है तो लिमिटेड कैपेसिटी है ना, प्राइवेट को दे दिया तो हो सकता है टाटा अपना अलग से रिसर्च करवाए, वो अपना फंडिंग करे, अदानी अंबानी इनके पास तो बहुत पैसे हैं ना, वो अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा। और न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोल से या फ्यूल से कर रहे हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और भी डिफरेंट एयर पोल्यूशन के जितने भी गैसेज हैं निकलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रेडिएशन का एक खतरा है, अदरवाइज कोई गैस नहीं निकलता है। ठीक है, रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसी का यूज कर रहे हैं, अलग से कोई कार्बन बर्निंग नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया ने जो हमने अपना पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ये आप लोगों को पता होगा, पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हमने वादा किया था कि इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट प्रोड्यूस करेगी। तो हमारा एक कैपेसिटी है जो भी हम फ्यूल से कर रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जहाँ पे जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं या जो भी एयर पोल्यूटिंग गैसेज है उसका यूज ना हो, मतलब एमिशन ना हो, तो उसका सबसे अच्छा एक ये भी है एग्जाम्पल, जैसे हम तो विंड सोलर ये सब तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा, मतलब बराबर ही अच्छा न्यूक्लियर एनर्जी भी एक ऑप्शन है। तो ये रीजन है, क्लियर हो रहा है। अब जो हर्डल आएगा, जो हर्डल ये इस आर्टिकल में डिस्कस हो रहा है, ये अगेन ये एक्ट ही हर्डल करेगा, क्योंकि ये जितना भी रेगुलेटरी पावर है वो किसको दे के रखा है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को दे के रखा है जो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, और दूसरा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इंडिया का है उसको देके रखा है, इनके पास में रेगुलेटरी पावर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से पेपर वर्क कराते हैं, कोई भी करना हो तो अगर जहाँ पे भी पेपर वर्क ज्यादा है, आपको ही कहा जाए कि कोई काम करने के लिए 20 गवर्नमेंट ऑफिसर से जाके आपको पास कराना हो, तो एक तरीके से हर्डल होगा ना, नई चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में ओवरऑल एनालिसिस है कि ये जो 2 एक्ट है, ये खासकर यही एक्ट को अमेंड किया है, इस एक्ट को रिफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा अमेंड करके चीजों को थोड़ा सा और स्मूथ और थोड़ा सा जो डिफरेंट क्लियरिंग प्रोसेस है, क्लियरेंस का प्रोसेस है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। एक चीज इसमें मेंशन है, उस पर ध्यान दीजिएगा, सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, इसका भी एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट होगा जो प्राइवेट प्लेयर को हम देंगे।
इस सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट का ये निगेटिव इम्पैक्ट है कि इसमें जो, अगर मानिए मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता हूँ और उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है कैसे भी, तो जितना भी मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा सारा लायबिलिटी उस प्राइवेट प्लेयर के पास जाएगा। तो वो क्यों स्टार्ट करेगा? इतना ज्यादा आपने पैसे लगा के रखे हैं कि इतना करोड़ों में दीजिए, किसी की भी हो, जो लगाएगा उसी को देना पड़ेगा कंपनसेशन। इसीलिए यूएस के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया था 2008 में ही, लेकिन यूएस यहाँ पे नहीं एक भी बनाया पावर प्लांट इसी को लेके। वो कह रहा है मैं क्यों, मैं तो बना के चला जाऊंगा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट कह रहा है आपने बनाया है, खराब होगा तो आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। तो ये जो एक्ट है सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये एक तरीके से हर्डल है। क्लियर हो रहा है? मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि गवर्नमेंट अभी अलाउ कर रही है कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स टू द प्राइवेट सेक्टर, तो क्या इसके प्रोस्पेक्ट है, क्या हर्डल है? तो हर्डल में ये दो एक्ट कर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल यूएस का जो 500 मेगावाट नॉन फॉसल फ्यूल से होना चाहिए, ये 500। ओके, ग्लासगो में भी दोबारा हमने प्लेज यही किया है। दूसरा जो मेन एक्ट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, इसका नाम ही है एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ओवरऑल सारा रेगुलेशन इसी के थ्रू में होता है। ये तो सिर्फ कंपनसेशन के लिए होता है कि अगर डैमेज होता है तो उसमें कंपनसेशन क्या होगा। हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग करते हैं दैट इज, यहाँ पे दिया स्टडी बट स्लो। यहाँ पे ये है कि अभी नासा, जैसे हम लोग चंद्रयान को अपना मिशन पे है, एक फेज में हमने चंद्रयान 1, 2, 3 किया। वहाँ पे हमने क्या पहले भेजा, तो पहले हमने सिर्फ कहा कि चक्कर लगाएगा, दूसरी बार रोवर को उतारा, फिर तीसरी बार हमने कहा कि वो घूमेगा। 3 प्रोसेस में 3 चंद्रयान गया। ठीक है, अब हम चौथा भेज रहे हैं कि वहां से मिट्टी उठाएगा और वापस आएगा। तब हम उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे कि क्या है, फिर हम वैसे ही टेस्टिंग करेंगे आगे कि कितना वाटर है, कितना मिनरल्स है, इससे जानेंगे। चंद्रयान 4 यही है। अब ये कह रहे हैं कि नासा ने अभी इसी तरीके का कि वहां पे जाके जो सॉइल है उसकी टेस्टिंग का, उसमें वाटर क्या है, उसके लिए एक वाइपर मिशन किया था। वाइपर का है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। एक रोवर भेज रहे थे एंड उसके पोलर एरिया में भेज रहे थे। अब इन्होंने इसको क्या किया, अभी 90% कंप्लीशन के बाद इसको रिपील कर दिया। रिपील का मतलब इसको इन्होंने कह दिया कि ये हम आगे मिशन नहीं चलाएंगे, नहीं भेजा। ठीक है, क्यों नहीं भेजा? क्योंकि जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो गया था। ठीक है, वाइपर जो ये मिशन था उसका मेन एम था टू मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर आइस, और साउथ पोल पे भेज रहे थे। ठीक है, 3 मंथ का ये टोटल मिशन था। 3 मंथ जाके ये लोग पढ़ते कि जो वाटर आइस है कैसे कंपोजिशन है, क्या है ओवरऑल, उसी का ये रिसर्च कर। हाँ, तो नहीं भेजा, कहा कि अभी पैसे और बढ़ गए, जो हमारा अंदाजा था उससे ज्यादा पैसे लगा दे। हाँ, कंटिन्यूसली डिले हो रहा था, इनका था कि पैसे ये नहीं। तो अब यहाँ पे यही नीचे ये कह रहे हैं कि इंडिया तो बहुत खुश होता है कि हम लोग जो कर लेते हैं। इंडिया को लगता है कि मतलब हम कर रहे हैं, यूएस नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि यूएस बहुत चीजें देखता है। जैसे अब ये नहीं करने से सबसे ज्यादा दिक्कत अब ये है कि चाइना को मौका मिल जाएगा, चाइना लीड करेगा ना, चाइना अब जाके वो सब एक्सप्लोर करेगा। लेकिन यहाँ पे यूएस ये कह रहे हैं कि यूएस होशियार है। यूएस सिर्फ एक बार में एक मिशन नहीं कर रहा होता है, वो एक बार में 50 मिशन कर रहा होता है। जैसे इंडिया चंद्रयान में ही लगे हैं। इंडिया तो कर ही रहा है ना, अपना अलग अलग है। लेकिन इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इंडिया तो खुश हो रहा होगा कि हम कर ले रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, चंद्रयान में ही लगा है। यूएस चांद पे आदमी भेज चुका है 1960 में। ठीक है ना, वो आदमी भेज चुका है। ठीक है, तो वो उनका एक प्लान नहीं चलता है, वो अलग अलग ग्रहों पे कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। उनको कॉस्ट और सब कुछ वो लगाते रहते हैं कि इस पे जाने से ज्यादा फायदा है कि उनको वीनस पे जाने से ज्यादा फायदा है कि जुपिटर को करें कि सन को करें। दे हैव द लॉट ऑफ मिशन। इंडिया के पास एक मिशन है, उसी में लग रहे हैं। तो इनके लिए तो ठीक है, आप एक कर रहे हैं, वो भी 50 साल बाद जाके चंद्रयान पे आप उतारेंगे। तब तक हो सकता है कि वो दूसरे गैलेक्सी पे उतार रहा हो।
है ना, अभी तो वो तो काफी आगे दूसरे दूसरे ग्रहों पे भेज रहे हैं। तो वहां पे वो तो मार्स पे अब उतारने की बात कर रहे हैं ना, कि मैन को हम मार्स पे उतारेंगे। इंडिया भी कह रहा है 2040 में हम मून पे उतारेंगे। तो दैट इज द लेवल, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि इससे चाइना का जो है, चाइना को लीड मिल सकता है। मतलब अगर जहां जहां अगर विड्रॉ करेगा, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी तो चलती है, टेक्नोलॉजिकल भी तो आपको सुपरमेसी करना पड़ता है। तो चाइना को ये है। यहाँ पे जो है आर्मिटिस एक्ट, आर्टेमिस एकॉर्ड, आर्टेमिस एकॉर्ड है कि स्पेस में एक्सप्लोरेशन होगा, किस तरीके से गवर्न होगा स्पेस, उसको लेके यूएस के लीडरशिप में आर्टेमिस एकॉर्ड है। स्पेस को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, जैसे है कि आपका कैसे रोड रेगुलेट होंगे, कैसे हॉस्पिटल रेगुलेट होंगे, कैसे क्राइम रेगुलेट होगा, हर देश का होता है ना लॉ। स्पेस तो किसी का है नहीं, तो स्पेस तो अभी कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। एक तो स्पेस एक्ट है 1972 में आया था, वो है, और एक यूएस के लीडरशिप में आर्टेमिस एकॉर्ड है। वहां पे यूएस के जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको मिला के यूएस ने एक तरीके से एक रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन दिया हुआ है। उसमें यूएस अभी जो है इंडिया को मून के लिए लीडर मान रहा है कि इंडिया मून पे जो भी करेगा हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग, इंडिया के लिए ये गुड थिंग है। अब चंद्रयान का भी यही है। फिर आगे इन्होंने कहा कि इंडिया का जो है कि इंडिया को ये सोच के कि हम एलिट ग्रुप में खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ही प्रोजेक्ट पे, मिशन पे कन्फाइन रहता है। वो कह रहे हैं कि एक होता है ना कि आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस ऑलरेडी काफी चीजें प्लान करता है, ठीक है। तो वहां पे नीचे इन्होंने ये समझाया हुआ है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि यूएस जो है दैट एग्जीक्यूट द मल्टीपल फ्लैगशिप मिशन, इसरो अनेबल है उसको करने से। इसरो के पास वो नहीं है। इसरो समझ में आ रहा है ना, इंडिया का जो मेन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द इसरो। इसरो के पास वो नहीं है। ओके, अब इंडिया का जो अगला प्लान है, हम जापान के साथ में मिलकर एक मिशन करने वाले हैं। उसका नाम जेना या जूना कुछ है, अभी आएगा कभी तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बीच में था एक दिन, ठीक है। तो हम जापान के साथ जेक्सा शायद कर रहे हैं, एग्जैक्ट नाम मुझे भूल गया है, जेक्सा शायद प्लान है, वो हम इंडिया जापान के साथ मिलकर करते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कि लार्ज वाटर आइस डिपॉजिट वहां पे है, जैसे वाइपर है वो काफी लार्ज स्केल पे करता है। वहां पे इंडिया क्या करेगा, इंडिया का अभी जो प्लान है कि हम जाएंगे मिट्टी उठा के आ जाएंगे। जो इनका वाइपर का था वो था कि पूरे साउथ पोल पे वो चारों तरफ जाके कितना वहां पे वाटर का, आइस का जो भी प्रोस्पेक्ट है क्या है, वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे करता। तो ओवरऑल डिस्कशन यही है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, यहाँ पे लास्ट में इन्होंने सजेस्ट किया है, वो बढ़ाना चाहिए। बिना खुश हुए कि अरे ठीक है हम लीडरशिप बोल दिया तो हम लीडरशिप हो गए। इससे होता है ना कि आपका कोई प्रतिद्वंदी है तो आप थोड़ा सा खुश करके उसको प्रोग्रेस रोक देते हैं ना, जिससे वो फिर एफर्ट नहीं मारेगा। तो ओवरऑल इस एनालिसिस में यही कहा गया है कि इंडिया को अपना जो एफर्ट है वो एक्सपैंड करना चाहिए। सिर्फ आप मून तक ही ना रखें, और भी एरिया में जैसे यूएस करता है, यू शुड फॉलो द सेम लेवल। तो दैट इज द मेन एनालिसिस ऑफ दिस आर्टिकल। एक चीज याद रखिएगा, चंद्रयान जो 3 गया था 23 अगस्त को वहां पे मून पे सरफेस पे गया था। तो ये पीसेस में पूछेगा, इस साल के पीसेस में ज्यादा चांस है इसके पूछने के, आगे तो नहीं पूछेगा। मतलब 1 साल 12 महीने तक के आसपास का पूछते हैं, तो हो सकता है ये काफी बड़ा इवेंट था, तो इस साल पूछे। 2024 में अगर पूछ सकते हैं, मतलब जो ये एग्जाम होने वाला है दिसंबर 23 अगस्त 2000 पिछले साल हुआ था ना, पिछले साल था। तो इस साल पूछ, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था ये चीज, तो ये पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे। वाइपर पूछ सकते हैं कि वाइपर अभी कैंसिल किया है तो कहाँ का था, तो वो यूएस का है। वाइपर का फुल फॉर्म लिख, वाइपर यूएस नासा, वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। और ये क्या करने जा रहा था, वाटर आइस इन द मून साउथ पोल पे था। ये पूछ लेगा कि किस पोल पे है, नॉर्थ पोल पे कि साउथ पोल पे। तो ये जो प्लान था दैट इज फॉर द साउथ पोल। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज के न्यूज में यही है। एक एनालिसिस ये है, कोई इतना ज्यादा खास एनालिसिस नहीं है, ये है कि सिल्वर डिवाइड। तो यहाँ पे सिल्वर जो डिविडेंड, सॉरी दिस इज द डिविडेंड नॉट द डिवाइड, सिल्वर डिविडेंड। व्हाट इज द सिल्वर डिविडेंड? सिल्वर डिविडेंड का मतलब जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, हमारे जो इनकी एज 60 से ज्यादा हो रही है, उसको लेके कह रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले टाइम में है।
एक होता है ना कि आपकी इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। इंडिया एंड चाइना का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि थोड़ा भी अगर परसेंटेज हो, 10% भी होता है तो एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन हो जाता है। तो एल्डरली एज का जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं, 60 के बाद प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और उनके लिए सर्विस के लिए अलग से लोगों की जरूरत होती है। तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एक कि किस तरीके से हम फ्यूचर देखते हैं, एक है कि स्किल कर दें, उनको भी स्किलिंग कर दें कि ओल्ड एज में भी कुछ काम करें। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि उनके हेल्थ की जो नीड है, सबसे ज्यादा ट्रबल ओल्ड एज में क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया में हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है, तो उस पर काम करना। ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है वो सस्टेनेबल नहीं है, जिस तरीके से ओल्ड एज वाले पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। ओवरऑल इस समय इंडिया का यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन आने वाले 20-25 साल बाद एल्डरली जो यंग है वो ओल्ड होंगे ना। और दिक्कत ये है कि आजकल जो लॉन्गेविटी है, जो एज हमारा है, जो लोग पहले 65-67 में डेथ होती थी वो 75-80 तक जा रही है नॉर्मल। 60 तक तो बहुत नॉर्मल होता है, पहले 60 से डेथ होना स्टार्ट हो जाता था। जो नॉर्मल एज होता था 60, 65, 70 पे नॉर्मल था, लेकिन 60-65 अभी यंग थोड़ा सा है, अभी उस कंडीशन में डेथ नहीं हो रही है। तो चीजें जो हो लॉन्ग, जो ओवरऑल स्पैन है वो 60 से 80 ज्यादा है इस समय। तो जो एज पीपल होंगे इल्डरली, उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। पहले था हम इल्डरली 70 के बाद रेयर केस में बचते थे, ठीक है, अभी 80-82 तक बच रहे हैं। लेकिन जो बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं वो 55 से स्टार्ट होने जाती हैं कि आपका हार्ट होता है सही से नहीं वर्क करता है, आपका लंग नहीं से करता है, आपका जो शुगर का इशू है, डायबिटीज का है, बहुत सी बीमारियां 55 से स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो 55 से 80 तक ज्यादा है ना। तो वो कह रहे हैं जो पॉपुलेशन एक रेंज था वो बढ़ा दिया, तो ओवरऑल जो स्ट्रेस ऑन द हेल्थ सेक्टर है वो ज्यादा हो जाएगा। एल्डरली पीपल का दिक्कत ये भी है कि उनके पास सेल्फ अर्निंग नहीं होता है, डिपेंडेंसी उनका हो जाता है कि उनके बेटे पे। तो बेटे पे तो सही है, लेकिन बहू पे जब हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो वहां पे दे डोंट वांट टू से इट, वहां पे होता है ना ये भाई करेगा, ये भाई करेगा, ये सब चीजों को लेके काफी दिक्कत होती है। पिताजी ने इसको पैसा दिया तो मुझसे क्यों मांग रहे हैं, ये सब चीजें काफी होती हैं। तो वल्नरेबिलिटी जो पेरेंट्स का होता है वो बढ़ जाता है। एक होता है ना आप फैमिली झगड़ों में फंस जाते हैं, फिर होता है कि कई बार वायलेंस भी फेस करते हैं। एज में होता है आप कमजोर होते हैं, अर्निंग का स्रोत नहीं होता है, तो ऐसे केस में दिस आर ऑल्सो द थिंग दैट गवर्नमेंट नीड टू रिजॉल्व। होता है ना कि आप पेंशन स्कीम चलाइए या उनके लिए कुछ ऐसा प्लान कीजिए कि यंग एज में ही लोग पैसा उसमें दें कि लास्ट में वो पेंशन या जैसे भी दें। दूसरी चीजें हैं कि जो एल्डरली पीपल के लिए जो घर होते हैं, जो हमारे पास एक सेपरेट गवर्नमेंट हॉस्टल या जो भी और इस तरीके के हाउसेज हैं वो नहीं है सफिशिएंट, तो उसकी भी जरूरतें काफी ज्यादा नीड पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल डिस्कशन में यही है कि आने वाले टाइम में क्या है कि पहला इन्होंने कहा कि एड्रेसिंग द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब जो उनके पास इनसिक्योर होता है कि देगा बेटा कि नहीं देगा, कहाँ से मेरी अर्निंग आएगी, तो ये सब चीजों को लेके काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे होगा कि राइजिंग हेल्थ केयर कंजप्शन एंड रिफॉर्म। वो कह रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सही नहीं है तो उसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। डिफरेंट स्कीम लाइए, आप इंश्योरेंस का जो स्कीम है वो लाइए और उसको इम्प्लीमेंट कराइए। ये सब चीजों का इसमें डिस्कशन है ओवरऑल। ओके, दिस इज मेनली फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। ओवरऑल डिस्कशन यही है जो मैंने डिस्कस किया। ओके, so here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best.